हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में ना हम दो चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कि आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और दूसरा चैप्टर है डिसीजन थ्योरी। ये दो चैप्टर आपके लास्ट चैप्टर होंगे बेसिकली इस रिवीजन सीरीज के अंदर, जो हम न्यूमेरिकल की कर रहे हैं। बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और डिसीजन थ्योरी, ये दो चैप्टर का रिवीजन करना है बच्चों। ये जो चैप्टर है वो न्यू सिलेबस के अंदर आए गए हैं, ओल्ड सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो नंबर ऑफ PYQs की अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तो टोटल 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हैं। एक क्वेश्चन सिमिलर टू दैट है बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो अगर अभी इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन पूछा तो फ्यूचर में जाके थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं 3 क्वेश्चन ABC में कराऊंगा और 3 क्वेश्चन डिसीजन थ्योरी में कराऊंगा, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो मैं नोट्स जिससे मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं उसके अंदर सारे क्वेश्चंस की वैरायटी ऑलरेडी कवर्ड है डिसीजन थ्योरी के। तो वहां से आपका मेजर रिवीजन हो गया। फिर ये 3 क्वेश्चन हम PYQ के जरूर से इस पे कर लेंगे। ओके, इसके अलावा हमारे बाकी सारे चैप्टर्स के रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि हमने पहले किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, बजट्स, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ओके, एंड द रेस्ट 2 चैप्टर्स आर थ्योरी गाइस। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी वाला चैप्टर, जहां पर आपको थ्योरी पढ़नी है रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द एरिया वेयर वी कैन अप्लाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काम्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में बात हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपका प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर जो होता है उसके बारे में बात होती है यहाँ पर। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एज सच चैप्टर का बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है समझना। ये मैं आपको क्वेश्चन से ही बेटर समझा पाऊंगा। इसका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा दूंगा बहुत अच्छे से। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसको हम ABC बोलते हैं, इसमें क्या होता है समझना। जैसे मान लो आपके ना अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स इनकर होते हैं। मान लो आपका रेंट हो गया, ठीक है, दिस इज एन ओवरहेड फॉर यू। और आपका फ्यूल हो गया, फ्यूल इज एन ओवरहेड्स फॉर यू। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, पावर हो गई, ठीक है, पावर, फ्यूल एंड पावर, ये हो गया। लाइटिंग हो गया। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ना बच्चों, ये सब आप डायरेक्टली अपोर्शन नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट्स के बेसिस में। क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट बेसिस पे खर्चे नहीं होते, ये खर्चे पर यूनिट बेसिस पे नहीं होते हैं, ठीक है। आपका एडमिन ओवरहेड्स हो गया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो रिलेटेड टू ऑफिस। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं ओवरहेड्स के खर्चे, ये ना आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप पोर्शन कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के बेसिस पे खर्चा होते ही नहीं है। ये पीरियड कॉस्ट होती है, ये एज अ होल इनकर होती है कि आपका 1 साल का रेंट इतना है, 1 महीने का रेंट इतना है। फ्यूल एंड पावर आपका लमसम में इतना अमाउंट लग गया, आप फ्यूल एंड पावर कंज्यूम किए, लमसम में कितना अमाउंट लग गया। लाइटिंग में आपका इतना अमाउंट लग गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आपका लमसम में इतना अमाउंट लग गया। तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये लमसम में होते हैं, पर यूनिट बेसिस पे नहीं होते कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है ये खर्चे बढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया पावर में तो हो सकता है कि हम जितना मशीन यूज कर रहे हैं उतना खर्चा बढ़ रहा है। मैंने कहा मशीन यूसेज के बेसिस पे बढ़ेगा ना पावर, यूनिट्स के बेसिस पे बढ़ेगा क्या? तो तुम बोलोगे नहीं, यूनिट्स इज रिलेटेड टू मशीन कंजम्पशन, मशीन कंजम्पशन इज रिलेटेड टू पावर। इतना बड़ा लिंकिंग नहीं कर रहा है। मैं सिंपली बोल रहा हूं, क्या ये खर्चे पर यूनिट बेसिस पे इनकर होते हैं? नहीं, दीज आर ऑल ओवरहेड्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं ये। तो इनको बांटने का जो तरीका होता है, ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, देखो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे इसके बारे में बात करता हूं मैं। कॉस्ट शीट चैप्टर में आप पढ़ भी चुके हो ग्रुप 1 के अंदर, कि हम लोग क्या करते थे ना, एक सूटेबल बेसिस डिसाइड करते थे। वो सूटेबल बेसिस हो सकता है बच्चों मशीन आर्स हो सकता है, लेबर आर्स हो सकता है, ठीक है, आपका डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है आपकी, आपके फैक्ट्री कॉस्ट हो सकती है, जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है ना, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस से फैक्ट्री कॉस्ट आती है, वो हो सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकता है, ठीक है, सेल्स खुद हो सकता है। तो कोई भी एक सुटेबल बेसिस डिसाइड कर लो, कोई भी एक बेसिस डिसाइड कर लो, कोई भी एक बेसिस डिसाइड कर लो, और इन खर्चों को ना उस बेसिस पे निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये चारों खर्चों का टोटल आ रहा है लेट्स से 5 लाख, तो 5 लाख इज योर ओवरहेड एक्सपेंसेस, 5 लाख इज योर ओवरहेड एक्सपेंसेस। आपने बोला कि चलो हम लेबर आवर्स के बेसिस पे निकालेंगे, और मान लो आपका लेट्स से 2 लाख घंटों का लेबर आवर्स है, 2 लाख घंटों का लेबर आवर्स है। तो आपने क्या किया, सिंपली पता है, आपने किया 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, आपने निकाल लिया 2.5 रुपीज पर आवर इज अवर ओवरहेड्स। अब आप क्या करोगे, अगले वाले साल में जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे, अगले वाले साल में जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे या बजट बनाओगे, आप ना 2.5 रुपए प्रति घंटे की रफ्तार से 2.5 रुपीज पर आवर के रेट से आप इन ओवरहेड्स को
उन बजटेड फिगर्स में एब्जॉर्ब करने लग जाओगे, इस ओवरहेड्स को उस बजटेड फिगर्स में एब्जॉर्ब करने लग जाओगे, कॉस्ट शीट में एब्जॉर्ब करोगे। आप बोलोगे कि पिछले साल हमारा खर्चा 2.5 रुपए था पर आवर का, तो इस साल मान लो कुछ इन्फ्लेशन मिला के थोड़ा बढ़ा भी लो, 2.7 कर लो पर आवर, ठीक है। तो इतना हम अब इन ओवरहेड्स के लिए करंट ईयर की प्रोडक्शन जो एस्टिमेटेड निकाल रहे होंगे उस पर चार्ज करेंगे। करंट ईयर की जो हम लोगों की प्रोडक्शन निकाल रहे होंगे उसमें हम चार्ज करेंगे। अब सोचो ये अपने आप में कितना गलत है कि जो रेंट होता है ना बच्चों, वो ना कौन कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उस बेसिस पे बटना चाहिए। फ्यूल एंड पावर जो है वो कितना मशीन आवर्स आपके चल रहे हैं उस बेसिस पे बटना चाहिए। लाइटिंग जो है वो कितने आपके फैक्ट्री में लाइट पॉइंट्स कौन कौन यूज कर रहा है उस बेसिस पे बटना चाहिए। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेबर के बेसिस पे बटना चाहिए। तो आप खुद सोचो ये सारे खर्चों के जो बेसिस होने चाहिए वो आइडियली अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि रेंट आप दे रहे हो पूरे फैक्ट्री का थोड़ा सा 10 स्क्वायर फीट का एरिया कोई यूज कर रहा है, 500 स्क्वायर फीट का एरिया कोई और यूज कर रहा है, 50 स्क्वायर फीट का एरिया कोई और यूज कर रहा है। आप बोल रहे हो हम उसको लेबर आवर के बेसिस पे बांट देंगे, कोई सेंस है इस बात में? फैक्ट्री का एरिया जो होता है, फैक्ट्री का एरिया उसको आप लेबर आवर के बेसिस पे बांटने की बातें कर रहे हो, बिल्कुल गलत। फ्यूल एंड पावर किसमें लगता है? मशीन्स पे लगता है जनरली। तो कितने मशीन आर कौन से प्रोडक्ट में या कौन से डिपार्टमेंट में लग रहा है उस बेसिस पे बटना चाहिए कायदे से। लाइटिंग जो है वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट कितने कितने लाइट पॉइंट्स यूज कर रहा है। मान लो टोटल 500 लाइट्स लगी है, 500 लाइट्स, इसमें से एक डिपार्टमेंट 10 लाइट यूज कर रहा है, एक डिपार्टमेंट 200 लाइट यूज कर रहा है, एक डिपार्टमेंट 50 लाइट यूज कर रहा है। तो कौन कितनी लाइटें यूज कर रहा है उस बेसिस पे बटना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेबर से रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट में कितने लेबर काम कर रहे हैं, उनको कितने एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है उस बेसिस पे लगना चाहिए। तो ये सारे आइडियल बेसिस होने चाहिए। और ये जो मैंने बात की ना कि आप ना ये हर ओवरहेड का टोटल निकाल के कोई एक रेट मत निकालो। आप क्या करो, आप हर ओवरहेड्स के लिए अलग अलग बेसिस निकालो। रेंट के लिए फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस, फ्यूल एंड पावर के लिए आपका मशीन आवर्स हो गया, ठीक है, लाइटिंग के लिए आपका लाइट पॉइंट्स हो गया, ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के लिए आपके लेबर्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर्स इन अ डिपार्टमेंट हो गए। तो हर ओवरहेड के लिए अलग बेसिस निकालो खर्चों को बांटने के लिए। हर ओवरहेड के लिए अलग बेसिस निकालो खर्चों को बांटने के लिए। दिस इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब एक ऐसी कॉस्टिंग जहां पर आप हर एक्टिविटी वाइज अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करते हो। हर एक्टिविटी वाइज अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर डिसाइड करते हो, ठीक है, और उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे आप खर्चों को एलोकेट करते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये देखो, ये है आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम में आप क्या करते थे, आप ले लेते थे सारे ओवरहेड्स का टोटल ओवरहेड्स, चाहे वो प्रोडक्शन, चाहे वो आपका ये हो, यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स दिया, टोटल ओवरहेड्स आपको दिया हुआ है एक कॉस्ट सेंटर का, इसमें सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। आप क्या करते थे, पहले आप कोई भी एक बेसिस ले लेते थे। मान लो पर यूनिट के बेसिस पे निकाल रहे हो, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आपने बेस ले लिया, तो पर यूनिट इतना आ गया। आप अगर आर्स लेबर आर्स के बेसिस पे निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ आर से डिवाइड कर दोगे। मशीन आर के बेसिस पे निकाल रहे हो तो मशीन आर से डिवाइड कर दोगे। अगर आप डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट के बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हो तो 360% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ले लेते हो। मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हो तो ये ले लेते हो। प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे एब्जॉर्ब कर रहे हो तो ये ले लेते हो। तो आप पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करते थे, आप बोलते थे कि हम ना टोटल ओवरहेड्स लेंगे डायरेक्टली और कोई एक सुटेबल बेसिस, इनमें से कोई एक सुटेबल बेसिस लेकर सिर्फ उस बेसिस पे ही सारे खर्चे बांट देंगे। ये आप पहले बोलते थे, पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। हमने ग्रुप 1 की कॉस्ट शीट में ये किया भी है। ग्रुप 1 की कॉस्ट शीट में हमने किया है क्वेश्चन से डायरेक्टली, जिसमें बोला था कि ये जो आपके खर्चे हैं, ओवरहेड्स का खर्चा है, वो एब्जॉर्ब्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कोई एक बेसिस लेके सारे खर्चों को बांट देते हो ना, एब्जॉर्ब कर देते हो ना हर डिपार्टमेंट में, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इन खर्चों को अलग अलग बताना है हमको। ये जो आप टोटल बात कर रहे हो ना, टोटल मत करो बात, हमको सारे खर्चे अलग अलग बताओ। तो इससे बच्चों प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या कहा, ये देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहा सबसे पहले ये पता लगाओ कौन सी एक्टिविटीज हो रही है और उनके सबके अलग अलग खर्चे बताओ। सबके एक्टिविटीज बताओ कौन सी अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बताओ जो कि हो रही है और उन सब के अलग अलग खर्चे बताओ। सबसे पहले एक्टिविटी कॉस्टिंग ने ये कहा।
टू डिटरमाइन व्हाट कॉज द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी द कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद ये बताओ कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होने वाला है। जैसे आपका पावर एंड फ्यूल का खर्चा है, उसको बांटने का बेसिस क्या होना चाहिए। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है खर्चों को बांटने का बेसिस क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लो आपका यही है फ्यूल एंड पावर है, तो उसको बांटने का बेसिस होना चाहिए तुम्हारा नंबर ऑफ मशीन आवर्स, कि आपकी मशीन कितने घंटे चल रही है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि जितनी मशीन चल रही है उतना फ्यूल एंड पावर लग रहा होगा। ठीक है, तो मशीन आर हो गया। आप कितने ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास दी हुई है। आपके पास एक एक्टिविटी दी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब आपको इसको बांटना है हर डिपार्टमेंट को। तो कैसे बांटोगे कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए, उस बेसिस पे बांटोगे। कौन से डिपार्टमेंट ने कितने ऑर्डर डिस्पैच किए उस बेसिस पे बांटोगे। तो ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर इस एक्टिविटी का। कौन सी एक्टिविटी का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट पूल, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पावर कितना है, टोटल कॉस्ट निकालोगे, उसी को कहते हैं कॉस्ट पूल। ये आपका एमसीक्यू में भी आ चुका है कि जो टोटल कॉस्ट हम बनाते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी जहां पर एलोकेट होती है खर्चे, वो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो होती है कॉस्ट पूल। सबसे पहले हम कॉस्ट पूल बनाते हैं कि ऑर्डरिंग के टोटल खर्चे कितने हैं, आपके फ्यूल एंड पावर के टोटल खर्चे कितने हैं, रेंट के टोटल खर्चे कितने हैं। तो टोटल खर्चे हम अलग अलग करके यहाँ पर बनाते हैं। फिर कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ड्राइवर हमने डिसाइड किया। तो सिंपल है, जो भी आपका ऑर्डरिंग का कॉस्ट हुआ उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो आपको पर ऑर्डर रेट मिल जाएगा कितना है, आपको पता चल जाएगा कि एक ऑर्डर करने का क्या खर्चा हमको पड़ा। ठीक है, और फिर जिस डिपार्टमेंट ने जितने ऑर्डर प्लेस किए हैं उससे मल्टीप्लाई करके उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल लोगे, उस डिपार्टमेंट में वो कॉस्ट को एलोकेट कर दोगे। ठीक है, फिर कैलकुलेट करोगे ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, और कैलकुलेट करोगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद वही ओवरहेड कॉस्ट को आप हर डिपार्टमेंट में बांट दोगे, किसने कितना ऑर्डर किया उस बेसिस पे बांट दोगे, और फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट निकाल के पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे, जैसे हम कॉस्ट शीट में करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई वर्क या फिर कोई टास्क। वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट को ज्यादा वर्सेटाइल बना रहे हो फॉर सर्टेन अदर यूसेस। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी मतलब जो फालतू काम कर रहे हो जिससे कोई भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में हो नहीं रहा हो। जैसे आप मशीन को इधर उधर कर रहे हो, मशीन सेटअप कर रहे हो प्रोडक्शन रन के लिए, तो उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होगा। तो ये सब होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो कॉस्ट हायरार्की डायमेंशन के बेसिस पे जो डिवाइड होती है बेस्ड ऑन दीज 4 एक्टिविटीज। यूनिट लेवल पे हो सकती है, बैच लेवल पे हो सकती है, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी हो सकती है, और फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, तो यूनिट लेवल एक्टिविटी किसको बोलते हैं बच्चों, इसको वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज भी बोलते हैं, जहां पर ईच टाइम अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस एक्सपेंसेस इस कैटेगरी इंक्लूड डायरेक्ट लेबर, direct material, energy, cost and expense that are consumed in proportion to the machine processing time such as maintenance. Unit level activity consume resources in proportion to the number of units of production and sale volume. तो क्या बोल रहा है, सिंपली अगर आप यहाँ बात करो तो यूनिट लेवल एक्टिविटी का मतलब नाम में ही आंसर है, ऐसी लेवल की एक्टिविटी जो कि कंज्यूम करेगी रिसोर्सेज इन प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। मतलब आप जितनी यूनिट्स बेच रहे हो या बना रहे हो उसके बेसिस पे जो कंजम्पशन चलेगा उसी को कहते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो कि यूनिट लेवल पे वेरी करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है 10% मोर अंटिल इट विल कंज्यूम 10% मोर लेबर कॉस्ट, 10% मोर मशीन आवर्स एंड 10% मोर एनर्जी कॉस्ट। तो बोल रहा है अगर एक फर्म प्रोड्यूस करेगी 10% ज्यादा यूनिट्स तो अल्टीमेटली क्या करेगी, वो 10% ज्यादा लेबर, 10% ज्यादा मशीन आवर और 10% ज्यादा एनर्जी कॉस्ट कंज्यूम करेगी, क्योंकि जितना यूनिट्स बढ़ा उतना आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो ये होता है यूनिट लेवल एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। कितनी यूनिट्स बना रहे हो और बेच रहे हो उस बेसिस पे ये खर्चे फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिट लेवल एक्टिविटी। फिर आती है बैच। बैच मतलब क्या होता है कि जहां पर बैचेस में प्रोडक्शन होती है, जैसे कि साबुन आप बनाते हो तो वो बैच में प्रोडक्शन होता है, मिल्क आप बनाते हो बैच में, वहां लिखा रहता है ना पीछे बैच नंबर। तो बैच नंबर क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन होती है बैचेस में। ओके, such as setting up machine, processing a purchase order, performing each time a batch of a goods produced. The cost of batch related to activity varies with the number of batch made, but it is common or fixed for all units within the batch. तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी, पर एक पर्टिकुलर बैच की जो कॉस्ट होती है वो सेम होती है। मतलब बैच नंबर 1 में 500 लगी, बैच नंबर 2 में भी आपकी जो कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है, पर उस पर्टिकुलर बैच में हर यूनिट में आपकी कॉस्ट सेम एलोकेट होगी। जैसे बैच नंबर 1 में आपका खर्चा हुआ 500, बैच नंबर 2 में मान लो लर्निंग कर्व इफेक्ट हो गया और 400 रुपये लगा, तो ये बताओ कि इस वाले बैच में हर यूनिट को सेम कॉस्ट एलोकेट होगी। मान लो आपने 100 यूनिट बनाई तो 500 डिवाइडेड बाय 100,
हर यूनिट को इस बैच में 5 रुपए ही मिलेगा, यानी यूनिट लेवल पे ये चेंज नहीं होता है, यूनिट लेवल पे ये चेंज नहीं होता, ये 5 रुपए ही मिलेगा सबको। पर बैच 2 में कॉस्ट आपकी चेंज हो गई, लर्निंग कर्व लग गया और यहाँ पर 400 रुपए आपको खर्च हुए 100 यूनिट बनाने के लिए, तो यहाँ पर हर यूनिट की कॉस्ट हो गई 4 रुपए। तो वही बोल रहे हैं कि बट इट विल कॉमन और फिक्स फॉर ऑल यूनिट्स विद इन द बैच, तो विद इन द बैच जितनी भी यूनिट्स रहेगी उसके लिए तो ये सेम ही रहने वाला है। ठीक है। प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है, जो कि सपोर्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ ईच डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट हो गया, इंजीनियरिंग चार्जेस हो गया, टेस्ट रूटीन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल हो गया, ये सब कुछ एडवांटेज कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं, जो कि प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को। और फाइनल एक्टिविटी कैटेगरी जो है वो है फैसिलिटी सस्टेनिंग, जहां पर सपोर्ट किया जाता है जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया, प्लांट मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर्टी कॉस्ट हो गया, ये सब चीजें आती है। ये इन जनरल जो आपकी फैसिलिटी होती है जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आपकी फैक्ट्री होती है जहां पर आप काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर मशीन्स को जिस पे आप काम कर रहे हो, उन लोगों को सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग रन में अच्छे से चले, उनका वो करना, रिपेयर्स करना, मेंटेनेंस करना, ये सब चीजें आती है। जैसे कि वही ना, प्लांट मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो गया, प्रॉपर्टी कॉस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम क्यों इनकर करते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल सपोर्ट कर सके और आर कॉमन एंड जॉइंट फॉर टू ऑल द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन द प्लांट। और डेफिनेटली आप पूरे प्लांट का मेंटेनेंस कर रहे हो, पूरे प्लांट का, पूरे फैक्ट्री का मेंटेनेंस कर रहे हो, तो वो सारे प्रोडक्ट के लिए कॉमन ही है। ओके, तो दिस इज योर फैसिलिटी सस्टेनिंग। तो ये 4 कॉस्ट हो गई। यूनिट लेवल एक्टिविटी, जो यूनिट में आपकी कॉस्ट वेरी करेगी, यूनिट चेंज होगी तो कॉस्ट चेंज होगी। बैच लेवल एक्टिविटी, जहां बैच चेंज होगी तो कॉस्ट चेंज होगी। प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी, जो कि प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट यूज करो, उसका मेंटेनेंस करो, इंजीनियरिंग करो, टेस्टिंग करो, मेंटेनेंस करो, बिल्स ऑफ मटेरियल का, ये सब चीजें। और फाइनली तुम्हारा फैसिलिटी सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो फैसिलिटी जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, फैक्ट्री है, उसका मेंटेनेंस करना प्रॉपर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में पूछा जा सकता है कि बताओ यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट लेवल एक्टिविटी, ये पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैच रिलेटेड एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारा फैसिलिटी सस्टेनिंग एक्टिविटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। फिर कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर का मतलब मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट पूल मतलब खर्चों को टोटल करके लिखना, सारे खर्चों को टोटल करके लिखना इज योर कॉस्ट पूल। और कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिस बेसिस पे आप उस खर्चों को बांटोगे, जिस बेसिस पे आप उन खर्चों को बांटोगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स के एग्जांपल दिए, पर मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एबीसी कॉस्टिंग आप रीड करके आगे बढ़ सकते हो। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। तो इस वजह से इसको बस मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखा के आगे निकल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या बोलोगे। फिर बताओ एबीसी कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट, सही कॉस्ट जो प्रोडक्ट की होने वाली, वो डिसाइड करने में, सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में, फ्यूचर फोरकास्टिंग करने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में, ये सब चीजों में हेल्प कर सकता है। तो एबीसी कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा रोल है डिसीजन मेकिंग में। इसके आगे सारे क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों को PYQs में दिखाता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 73, 74 और एक क्वेश्चन मैंने खुद ऐड किया है। ठीक है, देखो, a drug store of Monsell Limited is presently selling 3 types of drugs, naming Drug X, Drug T और Drug Z. It has provided the following data for the year 2022-23 for each product line. देखो, तो ये कंपनी 3 टाइप के ड्रग्स बेच रही है। ड्रग्स के टाइप है S, T और Z। इनका रेवेन्यू दिया हुआ है तीनों ड्रग्स का यहाँ पर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ पर बताया हुआ है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, इन नंबर्स आपको बताया हुआ है कि कौन से ड्रग टाइप के लिए कितने कितने परचेज ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, उसका नंबर बताया है। कितनी डिलीवरी रिसीव्ड हुई वो भी बताया गया है तीनों ड्रग का। आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग लाइफ, ये भी आपको बताया गया है, कितने कितने घंटे आप उसको स्टॉक करके रखते हो अपने पास, इतने इतने घंटे। और कितने यूनिट्स आपने बेचे वो आपको यहाँ बताई गई है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो यहाँ एक्टिविटी देखो, और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी है, ये उसका कॉस्ट है, और ये कॉस्ट एलोकेशन का बेस भी बताया आपको। देखो, सबसे पहले ड्रग लाइसेंस फीस जो है उसकी एक्टिविटी है ड्रग लाइसेंस फीस, कॉस्ट लगा 5 लाख, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2-3-5 के रेशियो में तीनों ड्रग्स में। तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि इसकी एक्टिविटी लेवल है ड्रग लाइसेंस फीस, कॉस्ट इतना है, और आपको 2-3-5 में तीनों को बांटना है। ठीक है, तीनों ड्रग्स को, S, T और Z को, तीनों को ये खर्चे को 2:3:5 के रेशियो में बांटना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो आपने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए परचेज के लिए, वो आपका एक्टिविटी का वो है, डिस्क्रिप्शन है। और 8,30,000 का खर्चा लगा, टोटल परचेज ऑर्डर 2,000 बता दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ देखो, 560
प्लस 810 प्लस 630, इसका आप टोटल लगाओगे तो 2000 ऑर्डर ही आएंगे। तो अगर क्वेश्चन नीचे नहीं भी बताता, आपको खुद समझ में आ जाता, 2000 ऑर्डर आप खुद निकाल लेते हैं। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, इसको आप 2000 ऑर्डर से डिवाइड करोगे, ताकि आपको पर ऑर्डर कितना खर्चा हुआ ये पता चल जाए, और फिर उस पर ऑर्डर खर्चे को आप 560, 810 और 630 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कि कितना कितना हर डिपार्टमेंट वाइज खर्चा हुआ। वैसे ही डिलीवरी है बच्चों, इसमें आप फिजिकल डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ गुड्स के बेसिस पे बांटोगे। 18,20,000 का खर्चा हुआ है और टोटल 2800 डिलीवरी है। अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो 2800 ही आएगा। तो वही पर डिलीवरी कॉस्ट निकालोगे, तीनों डिपार्टमेंट में 950, 1000 और 850 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। शेल्फ स्टॉकिंग की बात करें तो ये स्टॉकिंग ऑफ गुड की एक्टिविटी है। 32,40,000 का खर्चा हुआ है और 45,000 आवर्स का और शेल्फ स्टॉकिंग हुआ है, तो इसका टोटल लगाओगे तो वही आएगा 4500। फिर आप टोटल जो कॉस्ट है आपकी उसको 4500 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 900, 1250 और 2350 से, तो हर डिपार्टमेंट का खर्चा आपको मिल जाएगा। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो आपने कितना कस्टमर्स को सपोर्ट दिया, इसका खर्चा हुआ ये, और आपने 4,70,000 यूनिट्स बेची है, तो उसी प्रपोर्शन में आप इसको बांटोगे। 4,70,000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दी हुई है। ओके, यस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज of revenue for each product line if all the support cost other than cost of goods sold are allocated in the ratio of cost of goods sold। तो बोल रहा है कि जो भी खर्चे हैं आपके, वो आप अगर COGS के बेसिस पे बांट रहे हो, मतलब इस बेसिस पे नहीं बांटोगे, इस बेसिस पे नहीं बांटोगे, COGS के बेसिस पे बांटोगे। अगर COGS का जो परसेंटेज आएगा, जो रेशियो आएगा, अगर आप सारे खर्चे COGS के बेसिस पे बांटो तो क्या आंसर आ रहा है, और अगर आप सारे खर्चे अदर देन COGS को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके बांटोगे तो क्या आ रहा है आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 73 में। देखो सबसे पहले बच्चों आपको जो आपके तीनों ड्रग्स हैं उसका रेवेन्यू आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर लिख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो हमको निकालना है कि COGS का तीनों का डिपार्टमेंट का क्या रेशियो है। तो यहाँ पर आप देखो देखो परसेंटेज ऑफ सपोर्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आप देखो कि सपोर्ट कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पर देखते जाओ। ड्रग लाइसेंस की फीस है 5 लाख रुपए की, ओके, सबका टोटल लगाना है ना। 8,30,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 18,20,000 का डिलीवरी कॉस्ट है, 32,40,000 का सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट है और कस्टमर सपोर्ट 28,20,000 है। तो टोटल अगर आप बात करोगे तो 92,10,000 का आपका टोटल खर्चा हुआ है ओवरहेड्स का। इसको आपको COGS के बेसिस पे बांटना है। तो अगर आप COGS का यहाँ पर टोटल लगाओगे, तीनों डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 2,30,25,000, यानी कि जो आपकी सपोर्ट कॉस्ट होगी वो COGS के बेसिस पे आ रही है 40%। मतलब आपके COGS का 40%, आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो 40% है वो बिलोंग करता है टोटल सपोर्ट कॉस्ट को। मतलब COGS का 40% निकालोगे तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगी। ओवरहेड कॉस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप COGS का 40% निकालोगे। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने लिया सीधा सपोर्ट कॉस्ट 40% ऑफ COGS, 40% ऑफ COGS, 40% ऑफ COGS। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ये दोनों को मिला के। ठीक है, फिर आपने क्या किया, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब आपको कहा गया था परसेंटेज भी निकाल लेना, तो परसेंटेज निकालोगे ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर हम सारे खर्चों को किस बेसिस पे बांट रहे हैं, हम सारे खर्चों को COGS के रेशियो में बांट रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, कि आप सीधा निकालो 92,10,000 टोटल अमाउंट, 10,000 टोटल अमाउंट, और इसको इन तीनों के रेशियो में बांट दो, तो देखो 92,10,000 डिवाइडेड बाय 2,30,25,000 इंटू 41,44,500, तो ये आ जाएगा 16,57,800, 68,16,750, तो ये आ जाएगा 27,26,700, 1,20,63,750, तो ये आ जाएगा 48,25,500। तो आप डायरेक्टली इस रेशियो में बांट सकते थे। डायरेक्टली टोटल आपको खर्चा निकालना है और COGS के रेशियो में बांट दें। टोटल खर्चा निकाल के COGS के रेशियो में बांट देना, बस काम खत्म। ठीक है, तो आपसे स्टेप नंबर 1 में बोला गया था कि बताओ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कितना आ रहा है अगर आप जो खर्चे हुए हैं आपके ओवरहेड्स के जो आपके खर्चे हुए हैं उनको आप COGS के रेशियो में बांटोगे। तो देखो ना, पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि अगर आप इन द रेशियो ऑफ COGS बांटोगे तो कितना आ रहा है ये बताओ। सेकंड आपसे पूछा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके बताओ।
तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बच्चों अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले ऑर्डरिंग की बात करें, टोटल इतना खर्चा हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इतने, तो पर ऑर्डर हुआ 415 रुपए, पर डिलीवरी हुआ 650 रुपए, पर आपका आर जो स्टॉकिंग का वो हुआ, स्टॉकिंग टाइम था उसमें पर आर आपका खर्चा हुआ 720, और आपका जो कस्टमर सपोर्ट था वो हुआ 6 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो ये अलग अलग बेसिस पे हमने निकाला क्योंकि हम अब यूज करने वाले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो हमने रेवेन्यू तो सेम लिख दिया, सीओजीएस भी सेम लिख दिया। अब बात करते हैं ड्रग लाइसेंस फीस की। क्वेश्चन ने खुद ही कहा था ड्रग लाइसेंस फीस को 235 में बांट देना, तो 5 लाख को 2:3:5 में बांट दो तो 1 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख आएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने पर ऑर्डर निकाल लिया है, यहां पर आया है 415। अब आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो ये है 560 ऑर्डर, 560 ऑर्डर इंटू 415, यहां पर है 810 ऑर्डर इंटू 415, यहां पर है 630 ऑर्डर इंटू 415। बस ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर ऑफ ऑर्डर से। फिर आ जाओ डिलीवरी में, आपने डिलीवरी भी पर कितना कॉस्ट है पर ऑर्डर वो भी आपने निकाल लिया है, पर डिलीवरी 650, तो यहां पर हुई है 950 डिलीवरी इंटू 615, यहां पर हुई है 1000 डिलीवरी इंटू 615, 1 मिनट, अच्छा 650 है, सॉरी 615 नहीं है 650 है, यहां पर हुई है 850 डिलीवरी इंटू 650। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेल्फ स्टॉकिंग के लिए 720 रुपए निकाला है पर आर, और यहाँ नंबर ऑफ आर्स आपको लिखे हुए हैं तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है बस। तो 900 आर्स इंटू 720 पर आर, 1250 आर इंटू 720 पर आर, 2350 आर इंटू 720 पर आर। ठीक है, और फाइनली कस्टमर सपोर्ट नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे 6 रुपए पर यूनिट, तो यहाँ पर है 1,75,200 इंटू 6 रुपए पर यूनिट, 1,50,300 यूनिट इंटू 6 रुपए पर यूनिट, 1,44,500 इंटू 6 रुपए पर यूनिट। ऐसे करके आप खर्चों को यहाँ पर क्या कर दोगे, एलोकेट कर दोगे बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल। फर्स्ट वाले का आपको खुद ही बताया था कि 2:3:5 के रेशियो में बांटना है। सेकंड वाले से आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे बांटना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस पे, यहाँ पर आपने कितने घंटे स्टॉकिंग किया उस बेसिस पे, और यहाँ आपने कितने यूनिट्स बेचे उस बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या करना है, एलोकेट करना है। तो ये आपकी आ जाएगी बच्चों टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये बताओ सीओजीएस जो आपने लिया था और बाकी सारे खर्चे उसका टोटल आपने निकाल लिया है एक्टिविटी के बेस्ड पे। सीओजीएस तो ऐसे सेम ही लेना था, एक्टिविटी के बेस में रेवेन्यू में से अब आप टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी ऑपरेटिंग इनकम, और इस ऑपरेटिंग इनकम को आप डिवाइड करोगे सेल से, इस ऑपरेटिंग इनकम को आप डिवाइड करोगे सेल से, तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब आप दोनों को कंपेयर कर लोगे, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस इतना आ रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर देखो सबसे प्रॉफिटेबल है आपकी ड्रग सी, और यहां पर आपकी सबसे प्रॉफिटेबल है ड्रग ए। तो देख लो कितना ज्यादा रिजल्ट में डिफरेंस आ चुका है। अगर आप सीओजीएस के बेसिस पे निकाल रहे थे बच्चों, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, अगर आप सीओजीएस के बेसिस पे निकाल रहे थे, आपको बोल रहा था कि ड्रग ए सबसे प्रॉफिटेबल है, जबकि एक्चुअली अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करें तो हमें पता चला ड्रग ए हमारा सबसे ज्यादा कम प्रॉफिटेबल है, सबसे कम प्रॉफिटेबल है ड्रग ए। तो पूरा रिजल्ट ही पलट गया, पूरा रिजल्ट यहाँ पर क्या हो गया, पलट गया, पूरा उल्टा हो गया, जो सोचा जा रहा था उससे उल्टा ही हो गया। तो डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा फ्लॉ है कि अगर हम सीओजीएस के बेसिस पे बांटेंगे, हम सोच रहे थे सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ए, पर एक्चुअली सबसे कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ए। तो इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज की जाती है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक्टिविटीज बताएगी और एकदम अपफ्रंट कॉस्ट ड्राइवर्स भी बता दिए जाएंगे। ये सारे क्या थे आपके, ये सारे आपके कॉस्ट ड्राइवर्स तो थे, कितना परचेज ऑर्डर है, कितनी डिलीवरी है, कितना सेल्फ स्टॉकिंग टाइम है, कितने यूनिट्स आपने बेचे, दीज आर ऑल कॉस्ट ड्राइवर। आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना था बस क्वेश्चन में कि कौन से खर्चे कौन से कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे बांटे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन ने यहाँ भी आपके लिए आसान कर दिया, खुद ही बता दिया था, खुद ही बता दिया था। पर मैं मानूं अगर फ्यूचर में एग्जाम में पेपर आता है जिसमें आपको ये ना भी बताए तो भी आपको ये बन जाएगा, तो भी आपको ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया, आप भी एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले केस में हमने टोटल खर्चे निकाल लिए, टोटल जितने भी थे, और उसको डायरेक्टली सीओजीएस के रेशियो में बांट दिया, डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं यूज की, सीओजीएस के ही रेशियो में हमने एलोकेट कर दिया, ये जो 3 प्रोडक्ट का रेशियो दिया। ओके, यस भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74।
अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक 2 क्वेश्चन आए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, दोनों सिमिलर से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर से हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एबीसी के ऐसे ही क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन आगे भी है, जो कि अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, खराब क्वेश्चन नहीं है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मैं भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको, ये वाला क्वेश्चन। तो ये आप अगर कर लिए ना 3 क्वेश्चन, आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो, फॉलोइंग आर द डेट ऑफ 3 प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर द ईयर 2022-23। ठीक है, और मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपने किए ही होंगे सारे। देखो, केक, पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक का रेवेन्यू बताया है, सीओजीएस बताया है। कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न सिर्फ थर्ड डिपार्टमेंट जो सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट है उन्हीं का ये वाला कॉस्ट होगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के केस में ही हमारे बॉटल्स यूज किए जाते हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपको तीनों डिपार्टमेंट का बताया है, डिलीवरी बताया है तीनों डिपार्टमेंट की, सेल्फ स्टॉकिंग टाइम आपको तीनों डिपार्टमेंट का आवर्स में बताया हुआ है, और कितने कितने यूनिट्स आपने बेचे वो बताया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर बताया जा रहा है कि जो बॉटल रिटर्न है, रिटर्न ऑफ एम्प्टी बॉटल, उसकी कॉस्ट है 30,000, जो कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को जाएगी जिसका खर्चा है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट को। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो आपने 1560 ऑर्डर टोटल प्लेस किए हैं यहाँ पर, ये तीनों मिला के 1560, तो उस बेसिस पे जाएगा। डिलीवरी आपने टोटल 3150 की है, उस बेसिस पे जाएगा। ठीक है, 8640 के आपके आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग है, उस बेसिस पे जाएगा, और 15,36,000 यूनिट्स आपने बेची, ये उस बेसिस पे जाएगा। तो सारा कुछ सेम है, बस इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि बस टोटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके बताओ। सीओजीएस वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं पूछा गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट ने सीओजीएस वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं पूछा, उन्होंने सीधा कहा सीधा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला आंसर हमारा बता दो। तो मैंने यहाँ पर देखो रेवेन्यू लिख दिया बच्चों, सीओजीएस लिख दिया, बॉटल रिटर्न मैंने सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट को दे दिया। ऑर्डरिंग की बात करें तो 3,90,000 की कॉस्ट है, टोटल ऑर्डर 1560 है, तो पर ऑर्डर आ गया 250, 360 ऑर्डर इसके, 840 ऑर्डर इसके, 360 ऑर्डर इसके, 250 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे। डिलीवरी की बात करें 6,30,000 का टोटल खर्चा है, 3150 डिलीवरी है, तो 200 पर डिलीवरी आ गया, और ये जितने भी नंबर ऑफ डिलीवरी उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। सेल्फ स्टॉकिंग की बात करें 4,32,000 का खर्चा है, 8640 आवर्स का, तो पर आवर की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज, नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे हर डिपार्टमेंट के, तो यहाँ का खर्चा मिल जाएगा। और कस्टमर सपोर्ट हम नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे लेंगे, तो 0.5 पर यूनिट आएगा, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। तो दिस इज योर टोटल कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके ओके, अब ये जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है, आई थिंक ये ऑपरेटिंग इनकम ही है डायरेक्ट, नहीं दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, दिस इज ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां पर बीच में आप एक बार टोटल कॉस्ट निकाल लेना, यहाँ पर टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेना, जहां पर आप सारे खर्चे सीओजीएस, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट और कस्टमर सपोर्ट, इन सब का टोटल करके यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिख लेना। फिर रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करना, तो ये ऑपरेटिंग इनकम आपको मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज योर ऑपरेटिंग इनकम। ओके, यस भैया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ अगेन ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैक्ड फूड है आपका यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न देखो सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट को बस दिया गया है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग और आइटम सोल्ड यहाँ बताया हुआ है। यहाँ पर आपको सारी एक्टिविटीज बताई गई है और उसके बेसिस पे आवर्स बताए गए हैं। सिमिलर क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पिछले टाइप का नहीं है ये। यहाँ पर आपको सीओजीएस के बेसिस पे बताना है पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे, और फिर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके आंसर बताना था। ठीक है, तो ये देखो सीओजीएस पे यहाँ पर 30% आ रहा है, टोटल 45 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,00,000, तो ये आ रहा है 30%, 45 डिवाइड बाय 150%, 30%, तो इसका 30, इसका 30, इसका 30। या फिर आप ये कर सकते थे कि आप ये जो सारे खर्चे इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल लगा लो, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000 प्लस 15,36,000, तो एग्जैक्टली 45 लाख आ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो 45 लाख टोटल आ रहा है ना, इसका जो 45 लाख टोटल आ रहा है, उसको डायरेक्टली सीओजीएस के रेशियो में आप बांट देते हैं। सीओजीएस का रेशियो क्या है, 30:75:45, इस रेशियो में बांट सकते थे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपका टोटल कॉस्ट आया, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस किए तो आपका ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ऑपरेटिंग इनकम को आप एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकाल लो, तो ये इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर हर एक्टिविटी लेवल पे अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके रेट्स आपने निकाले। नंबर ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्टिविटी है उस बेसिस पे आपने मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर कॉस्ट को लिखा, और बॉटलिंग वाली कॉस्ट सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक डिपार्टमेंट को दिया। टोटल कॉस्ट आपका यहाँ पर आया, ऑपरेटिंग इनकम आया, परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप लिख लिख के प्रैक्टिस एक बार कर लो, और इसी के साथ आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है समाप्त। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कॉस्ट पूल होता है, कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, कॉस्ट पूल को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ड्राइवर से, ताकि पर कॉस्ट ड्राइवर आपको रेट पता चल जाए।
फिर हर डिपार्टमेंट में जितना जितना एक्टिविटी हुआ उससे मल्टीप्लाई करके उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं और फिर हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। बस यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि आप बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओवरहेड्स खर्चों को बांटते हो। बस इतना ही याद रखना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब कि हम एक्टिविटी के बेसिस पे खर्चों को बांटते हैं। दैट्स इट। एक्टिविटी के बेसिस पे हम खर्चों को यहाँ पर बांटते हैं। हो गया, और आपके PYQs भी हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करना है बच्चों डिसीजन थ्योरी। देखो डिसीजन थ्योरी चैप्टर बहुत अच्छे मैंने यहाँ पर नोट्स आपको दिए हैं, मजा आ जाएगा। नोट्स आपको डाउनलोड करने तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे ड्राइव के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन टू डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी का मतलब क्या होता है? ऐसा चैप्टर है जो आपको ये बताएगा कि आप कैसे डिसाइड करो कि आपके पास अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज है, कौन सी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट किया जाए बेस्ड ऑन द कंटिजेंसीज इन्वॉल्व। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, कंटिजेंसी इन्वॉल्व है, बारिश होगी कि नहीं होगी। ठीक है, समर्स कब आएंगे, पहले आएंगे जल्दी आएंगे, ठंड कितनी पड़ने वाली है, ये सब कंटिजेंसी इन्वॉल्व होती है। उस बेसिस पे आप सबसे सुटेबल डिसीजन कैसे लेते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिसीजन थ्योरी। देखो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक पिवटल है मैनेजमेंट में, अफेक्टिंग द एफिकेसी ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर एस्पेक्ट। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्रूशियल है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हियर इज द समरी ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। तो रिकॉग्नाइज करो द नेचर ऑफ द डिसीजन एट द हैंड। मतलब पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको किस टाइप का डिसीजन लेना है, कौन सी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। सेकंड, गैदर करो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो कलेक्ट करो जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से, जो आप डिसीजन लेने वाले हो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपको बाहर से और अंदर से मिलेगी वो आप यहाँ पर से कलेक्ट कर लो पूरी। फिर आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। तो एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल ऑप्शन बेस्ड ऑन द गैदर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके रहा है उस बेसिस पे पता लगा लो कि कितने ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसको आपको कंसिडर करना है। कंसिडर द एविडेंस, इवैल्यूएट करो हर अल्टरनेटिव को बाय इमेजिनिंग इट्स आउटकम एंड इट्स अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब आप हर ऑल्टरनेटिव को परफॉर्म करके देखो कि अगर मैं ये ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता हूं तो इसका आउटकम क्या होगा अल्टीमेटली, और उसका मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से अलाइनमेंट है या नहीं, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो, मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। फिर अपने डिसीजन को रिव्यू करते रहो कि उसका डिसीजन का क्या इंपैक्ट हुआ, और रिविजिट करो द प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि कोई डेविएशन हो रहा है तो जो आपने सोचा था वैसी परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही है तो फिर से रिविजिट करके एक बार देख लो। ओके, तो ये आपको याद रखना है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है डिसीजन थ्योरी अंडरपिन करेगा दिस प्रोसेस को, इनकॉर्पोरेट इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड चॉइसेस। इट एड्स इन रैशनल डिसीजन मेकिंग अंडर अननोन एंड अनसर्टेन कंडीशन। बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड यूज डिसीजन थ्योरी टू कॉम्प्रिहेंड कस्टमर बिहेवियर एंड मार्केट ऑपरेशंस। तो वही बोल रहा है कि डिसीजन थ्योरी के अंदर बहुत सारी हम लोग डिसीजन के प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, जहां पर हम क्या 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 चीजें कंसिडर करेंगे, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन और जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको हम कंसिडर करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके अलग अलग चॉइसेस को। रैशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इन्वॉल्व होगी अंडर नोन एंड अनसर्टेन कंडीशन। बिजनेस जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं डिसीजन थ्योरी को ताकि वो कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ऑपरेशंस को समझ सके। ओके ओके, डिसीजन थ्योरी डील्स विद सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन द आउटकम्स कैन नॉट फोरकास्ट विद सर्टेनिटी। क्या बोल रहा है? डिसीजन थ्योरी के अंदर हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम लोग बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग करें व्हेन द आउटकम्स आर अनसर्टेन। मतलब हमें पता नहीं है कि आउटकम क्या होने वाला है, तो अलग अलग आउटकम होने की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो हमको डिसाइड करना है इस चैप्टर के अंदर। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो डिसीजन जो है वो हम इवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना रेवेन्यू कमाएंगे, कितना कॉस्ट होगा या फिर कितना लॉस होगा। तो कम से कम लॉस, कम से कम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, इस बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिगार्डिंग सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। तो सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जब आउटकम्स नोन है विद सर्टेन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि आउटकम सर्टेन है तो उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं? जब आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस। तो स्टैटिस्टिकल एविडेंस नहीं है, इस वजह से हम आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, दैट इज अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब है इन बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी वेयर पॉसिबिलिटीज कैन बी असाइन टू पोटेंशियल आउटकम। और रिस्क का मतलब क्या होता है? अगर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में फंस गए हो, आप फंस गए हो जहां पर प्रोबेबिलिटीज जो है वो असाइन की जाएगी पोटेंशियल आउटकम को कि सर्टेनिटी के इतने चांसेस है, अनसर्टेनिटी के इतने चांसेस हैं। ठीक है, मतलब सर्टेनिटी कि ये काम हो सकता है उसके चांसेस है मान लो 40% और नहीं हो सकता उसके चांसेस है 60%। तो दिस इज व्हाट रिस्क, दिस इज व्हाट रिस्क, जहां पर ना आप सर्टेनिटी के साथ कोई काम कर पा रहे हो ना अनसर्टेनिटी, मतलब आप ना कंफर्म बोल पा रहे हो
और ना आप ये बोल पा रहे हो कि ये नहीं होगा, हो पाएगा ये भी नहीं बोल पा रहे हो, नहीं हो पाएगा ये भी नहीं बोल पा रहे हो। तो दैट इज रिस्क, कि जहां पर आप क्लियर बात नहीं कर पा रहे हो, क्लियर बात नहीं कर पा रहे हो तो वो हो गया रिस्क, ठीक है। और अनसर्टेनिटी मतलब जब आउटकम जो है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास स्टैटिस्टिकल एविडेंस ही नहीं है, तो आप आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। और रिस्क क्या हो गया कि आप कहीं बीच में फंस गए हो, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में फंस गए हो, तो वो हो जाएगा रिस्क। तो सर्टेनिटी मतलब आप आउटकम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, अनसर्टेनिटी मतलब आप आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, और रिस्क मतलब आप कहीं बीच में फंस गए हो, हाँ ना के बीच में फंस गए हो। ओके, तो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी का बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक डिफरेंस बिटवीन बताया है, एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। मीनिंग का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग जो है वो समथिंग वर्दी इज नोन एज रिस्क। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो गया, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच में आपने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, वो आपका रिस्क होगा। अनसर्टेनिटी का सिंपल मतलब ये है कि जहां पर फ्यूचर इवेंट्स को आप पता नहीं लगा पा रहे हो। एसर्टेनमेंट ये मेजरेबल है क्योंकि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी होता है, पर ये मेजरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ तो सिंपली आपके पास डेटा ही नहीं है। आउटकम्स की बात करें तो चांसेस ऑफ आउटकम नोन है कि अगर सर्टेनिटी हुई तो ये हो सकता है, अनसर्टेनिटी हुई तो ये हो सकता है, ये हमें पता है। यहाँ पर आउटकम आपको पता नहीं है। कंट्रोल की बात करें तो रिस्क को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, पर इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मिनिमाइजेशन की बात करें तो हाँ रिस्क को कम किया जा सकता है, पर अनसर्टेनिटीज को, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी बात है, पता ही नहीं है तो कम कैसे करेंगे। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है बच्चों, कहीं फ्लड आ गए, भूकंप आ गया, तो ये तो अनसर्टेनिटी है ना। ये तो प्रकृति का हमारे साथ वो है, क्या बोल सकते हैं, रिप्लाई है प्रकृति का। हम पेड़ काट रहे हैं, हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, उसका रिप्लाई दे रही है ना इन्वायरमेंट हमको, तो दिस इज अनसर्टेन, तो वो रिस्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप ये बोल सकते हो कि हाँ बहुत ज्यादा रिस्क होता है पर्टिकुलर स्टेट्स में, बारिश होती है तो फ्लड आने का। एल नीनो हुआ है, तो एल नीनो के कारण इस साल बारिश ज्यादा होगी, तो कुछ जो फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं जहां पर हर साल फ्लड आती है, उन एरियाज में रिस्क ज्यादा है। पर अनसर्टेनिटी क्या है, फ्लैश फ्लड, बादल फट गया, ये सब चीजें तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो दीज आर अनसर्टेनिटी जो कि पता ही नहीं है कि हो सकती है और हो जाएगी, और हो जाएगी, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम मिनिमाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो यहाँ असाइन की जाती है, यहाँ असाइन नहीं की जा सकती है। ओके, यस। अब देखो जैसे अनसर्टेनिटी का एग्जांपल, तो दुबई के जो फ्लड्स आए थे वो बिल्कुल अनसर्टेन थे, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था कि दुबई में इतने फ्लड्स आ सकते हैं। वहां तो रेगिस्तान है भाई, वो वहाँ तो बिल्कुल बारिश ही नहीं होनी चाहिए कायदे से, पर वहाँ उन लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, वो बात अलग है। पर एल नीनो के कारण ही दुबई में फ्लड्स भी आ गए। सोचो 2 3 4 फ्लोर तक बिल्डिंग्स डूब रही थी। इमेजिन, हम ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं अभी, 2 3 4 फ्लोर तक बिल्डिंग डूबी हुई थी पानी में, इतने फ्लड्स आ गए थे दुबई में, तो सोचो आप। ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग 3 की कंडीशंस आर आउटलाइन। पहला, डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। इस सिनेरियो में फ्यूचर नोन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग इज सर्टेन। डिसीजन मेकर फुल्ली अवेयर है आउटकम के लिए और प्रोबेबिलिटीज के लिए, और मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट इन डिसीजन मेकिंग नॉट एग्जिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियरली पता है, हम क्लियर प्रोबेबिलिटी भी असाइन कर पा रहे हैं। जो डिसीजन मेकर है उसको बहुत अप्रोप्रिएटली पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा डिसीजन मेकिंग के टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग रूटीन डिसीजन where reliable information is available such as daily activity or purchasing decision. This condition is often referred to as deterministic model due to its clear cause and effect relationship. तो यहाँ पर हमको ये रूटीन वाले जॉब होते हैं जो हमें पता है कि हाँ यही होगा, इससे अलग नहीं हो सकता। जैसे मम्मी बोलती है ना, जा टमाटर लेके आ, 20 रुपए किलो होगा मैक्सिमम, तो मम्मी को पता है अभी टमाटर 15 से 20 रुपए के किलो के रेंज में हो सकता है, तो 20 रुपए किलो में मिल जाएगा, जो टमाटर लेके आया। तो ये रूटीन डिसीजन हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, हाँ 90% चांसेस है यही होगा, सर्टेनिटी के साथ हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर दे, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ होता नहीं है। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनलाइक सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंटेल्स अननोन फ्यूचर स्टेट ऑफ नेचर। Decision maker lack information on the likelihood of future events and probability distributions are either unknown or indeterminable। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको फ्यूचर के बारे में ये हो सकता है, ये आपने सोचा भी नहीं था और वो चीज हो गई, तो दिस इज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर डिसीजन मेकर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि या तो उनको कोई चीज पता ही नहीं है, या तो उनको पता भी है कि ये हो सकता है, तो वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि किस एक्सटेंट तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट, जो कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, पोल ऑफ पोल्स, एक्सिस माई इंडिया पोल, सारे पोल्स बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी भारी मेजॉरिटी से जीत जाएगी। मेजॉरिटी तो बिल्कुल बच्चों दूर दूर तक बन ही नहीं पाई, पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बन पाई, तो ये हुआ अनसर्टेनिटी, अननोन। तो लोग बोलोगे भैया क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, मैं क्या नाम ले रहा हूँ क्या किसी का, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी के रिजल्ट्स आ रहे थे, सारी दुनिया मतलब बहुत सारे लोग
रिजल्ट देख रहे थे, रिजल्ट क्या है। हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स, हम मार्केट देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है, और अकॉर्डिंगली हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया। ये मैं बता रहा हूँ, कल बहुत अच्छा मौका था लमसम करने का, हमने लमसम किया है कल हमने लमसम किया बिकॉज दैट्स द अपॉर्चुनिटी लमसम करने की। एक अपॉर्चुनिटी आई थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोविड के टाइम में अननेसेसरी मार्केट अपने फेयर वैल्यू से बहुत नीचे गिरा था। सेम सिचुएशन लोकसभा इलेक्शंस के दिन भी आए, जब मार्केट जो है अपनी फेयर वैल्यू से बहुत नीचे गया, बहुत पॉइंट नीचे गया, तो वहां अपॉर्चुनिटी थी लमसम करने की। हम वो देख रहे थे, हम लोकसभा के रिजल्ट्स नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे कि उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। दैट्स द पॉइंट, हमें अपना फोकस पता होनी चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अननोन है या इनडिटर्मिनेबल है, पता नहीं लगा पा रहे। ये पता था कि मार्केट ऊपर नीचे होगा लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन, पर कैसे होगा, क्या होगा, वो डिटरमाइन नहीं था, क्योंकि वो तो वोटिंग के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इज अनसर्टेनिटी। स्पेशल डिसीजन क्राइटेरिया डेवलप टू एड्रेस डिसीजन मेकिंग चैलेंजेस इन अनसर्टेनिटी। इसलिए हम लोग स्पेशल डिसीजन क्राइटेरियाज बनाते हैं बेस्ड ऑन द जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी होगी उस बेसिस पे कि क्या क्या एक्शंस लेंगे अगर ये सिचुएशंस आई तो। ओके। थर्ड, डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क। तो रिस्क का मतलब है इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर स्टेट ऑफ नेचर, मतलब क्लियर नहीं बता पा रहे, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के बीच में फंस गए हैं। प्रोबेबिलिटी जो असाइन की जाएगी पोटेंशियल आउटकम को, इधर बेस्ड ऑन प्रायर प्रोबेबिलिटीज और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज डिराइव फ्रॉम द डेटा एनालिटिक्स। तो बोल रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के बेस में हम प्रोबेबिलिटी पता लगा लेंगे और हर आउटकम को एक एक प्रोबेबिलिटी दे देंगे कि ये आउटकम होने की 0.2 प्रोबेबिलिटी, ये आउटकम होने की 0.5 प्रोबेबिलिटी, ये आउटकम होने की आपकी 0.3 प्रोबेबिलिटी है। ऐसे करके प्रोबेबिलिटीज बांट देंगे हर आउटकम को। ठीक है, डिसीजन मेकर फेस करता है सिचुएशन जहां पर नीदर सर्टेनिटी नॉन अनसर्टेनिटी प्रिवेल बट प्रोबेबिलिटी कैन बी असेस्ड। ओके, तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच गिव मैक्सिमम बेनिफिट बेस्ड ऑन सर्टेनिटी ऑफ आउटकम। तो मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, वहां पर आपको सर्टेनिटी के साथ बता दिया गया कि ये डेटा है और इसकी होने की इतनी सर्टेनिटी है, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो भी आपका बेस्ट 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 ऑल्टरनेटिव होगा वो आपको सिलेक्ट कर देना है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा हो। अब ये मैक्सिमम बेनिफिट जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो मैक्सिमम बेनिफिट वो है जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो जहां सबसे कम कॉस्ट लग रहा है वो है मैक्सिमम बेनिफिट। तो वो आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। ओके, उसके बाद है बच्चों डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो यहां पर कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू हाईएस्ट बेनिफिट। तो जो आपको हाईएस्ट बेनिफिट हो रहा है उसके आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, और वो आप कैसे निकालते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है बार एक्स मीन। तो सिंपली मीन निकालना, x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसे करके आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे आप कितना डेविएट कर जाओगे, उसका क्या वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब आपको पता है x माइनस बार एक्स होता है। ठीक है, सब फाउंडेशन वाला टॉपिक है। x माइनस बार एक्स होता है आपका छोटा x, उस छोटे x के सिग्मा का, उस छोटे x के स्क्वायर निकालोगे, उसका टोटल लगाओगे तो ये आएगा अपॉन एन का रूट, या फिर अगर प्रोबेबिलिटी दी है क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, सॉरी। इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकालोगे। ये क्या होता है, ये आपको कंपेयर करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट्स को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेना डिवाइडेड बाय मीन, एस डी अपॉन मीन, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, द हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस द हायर द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सिंपल शब्दों में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको ये बताएगा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि ये क्या बताता है, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू यू आर गेटिंग। ये आपको क्या बताता है कि कितना डेविएशन आपको फेस करना पड़ रहा है अगेंस्ट कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। ये आपका रिटर्न है या आपका डेविएशन है, तो ये कितना डेविएशन आपको फेस करना पड़ रहा है पर मीन। तो पर मीन आप जितना ज्यादा वैल्यू आपका आ रहा होगा उतना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ मीन, पर मीन आपका जितना ज्यादा वैल्यू आ रहा है आप उतना रिस्क ले रहे हो। तो जितना ज्यादा वैल्यू आएगा, हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, हायर द रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर होता है बच्चों एक पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव 1 2 3। ठीक है, उसका प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल लोगे, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। फिर आप निकालोगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिर आप यहाँ लिखोगे बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट पॉसिबल। उस बेसिस पे आप निकाल लोगे टोटल प्रॉफिट, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और उसमें भी आप लिख लोगे बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट पॉसिबल। और उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हो। पे ऑफ टेबल ही बनाना होता है वैसे तो, डिसीजन इस टाइप के क्वेश्चन में डिसीजन लेने के लिए बोला नहीं जाता है, सीधा बोलता है बस एक पे ऑफ टेबल बना दो।
पे ऑफ टेबल में बस क्या करना होता है आपको, प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, और वो टोटल कंट्रीब्यूशन में आप यहाँ पर लिख लो बेस्ट पॉसिबल क्या होगा, मोस्ट लाइकली, और वर्स्ट पॉसिबल केस में कितना कितना कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो, कितना कितना कंट्रीब्यूशन आप कमा रहे हो इन केस ऑफ बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव 1 2 3, इन केस ऑफ मोस्ट लाइकली ऑल्टरनेटिव 1 2 3, और इन केस ऑफ वर्स्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव 1 2 3। सेम आप प्रॉफिटली करोगे, बस उसमें क्या करना है आपको, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना है, ठीक है। और अगेन बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ ये ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव आप लिख लोगे। आपको क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव के बेस्ट पॉसिबल में कितने यूनिट्स बिक सकते हैं वो बता देगा, मोस्ट पॉसिबल में कितने यूनिट्स बिक सकते हैं, और वर्स्ट पॉसिबल में कितने यूनिट्स बिक सकते हैं वो आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा, ठीक है। ओके भैया, ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यू कैन रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 7। एबीसी कंपनी ट्राई कर रही है कि वो सेट करे एक सेल प्राइस फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, दीज 3 प्राइसेस आर अंडर द कंसिडरेशन फॉर द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, प्राइस पर यूनिट 4 रुपए 4.3 और 4.4, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम इन केस ऑफ बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट पॉसिबल केसेस आपको दी हुई है, फिक्स कॉस्ट 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए। तो ये बोल रहा है कौन सा प्राइस आप चूज करो, तो देखो प्राइस पर यूनिट से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब आपको क्या करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है बेस्ड ऑन आपका जो बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट लाइकली और वर्स्ट पॉसिबल यूनिट्स है। तो यहाँ देखो 16,000 है, 16,000 इंटू 2 32,000, 14,000 इंटू 2 28,000, 10,000 इंटू 2 20,000, फिर है 14,000 इंटू 2.3 32,200, 12,500 इंटू 2.3 तो ये 28,750, और 8,000 इंटू 2.3 तो ये हो जाएगा 18,400, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 12,500 इंटू 2.4, 12,000 इंटू 2.4 और 6,000 इंटू 2.4, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये टेबल बना लोगे कंट्रीब्यूशन का। और अगर क्वेश्चन प्रॉफिट का बनाने बोले तो कुछ मत करना, ये जो कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, बात खत्म। कंट्रीब्यूशन जो आया है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देना, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 यू कैन डू टू डिटरमाइन हाउ टू मेक दिस पे ऑफ टेबल। ओके, तो पे ऑफ टेबल आपको ऐसे बनाना होता है, बस प्राइस लिखो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर यहाँ पर आपको सबकी नंबर ऑफ यूनिट्स बता के रखे रहेगा, उस नंबर ऑफ यूनिट से कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करना है, बस बात खत्म। उस नंबर ऑफ यूनिट से बस आपको कंट्रीब्यूशन, हर जगह की जो कंट्रीब्यूशन होगी इसकी यहाँ से, इसकी यहाँ से, इसके यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, अब आता है नेक्स्ट बच्चों, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। तो अब अनसर्टेनिटी तब आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, तो देखो यहाँ पर मैंने पहले 2 एग्जाम्पल दी है कि बेस्ड ऑन प्रॉफिट आपको ये बताया है कि अगर आप ऑल्टरनेटिव A1 A2 A3 सिलेक्ट करते हो इन कंडीशन ऑफ प्रोजेक्ट P1 P2 और P3 तो आपका कितने कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट P1 का ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करोगे तो आपका 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर आप प्रोजेक्ट 1 का ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करोगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर प्रोजेक्ट P1 का ऑल्टरनेटिव 3 सिलेक्ट करोगे तो 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। वैसे ही प्रोजेक्ट 2 का तीनों ऑल्टरनेटिव और प्रोजेक्ट 3 का तीनों ऑल्टरनेटिव बताया है। ये है टेबल बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस्ट भी आ सकता है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट भी आ सकता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट P1 का ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करोगे तो 3 रुपए का खर्चा होगा, A2 सिलेक्ट करोगे तो 6 रुपए का खर्चा, A3 सिलेक्ट करोगे तो 4 रुपए का खर्चा होगा, प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करोगे तो तीनों ऑल्टरनेटिव में इतना इतना खर्चा होगा, और प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करोगे तो हर ऑल्टरनेटिव में इतना इतना खर्चा होगा। अब देखो, पहला क्राइटेरिया होता है बच्चों आपका मिनी मैक्स या फिर मैक्सी मिन क्राइटेरिया। यहां पर अगर आप बेस्ड ऑन प्रॉफिट निकाल रहे हो तो पहला होता है सबसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, यू वांट मैक्सी मैक्स। मतलब आपको क्या निकालना है, वो प्रॉफिट वाला टेबल यूज करके आपको निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट अमंग्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। बेस्ड ऑन कॉस्ट की बात करूं तो यू वांट मिनिमम कॉस्ट आउट ऑफ मिनिमम, तो आप यहां पर क्या करोगे, मिनिमम कॉस्ट निकालोगे अमंग्स द मिनिमम कॉस्ट। ये भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट आप सबसे कम चाहते हो, प्रॉफिट आप सबसे ज्यादा चाहते हो। अब बेस्ड ऑन प्रॉफिट में आप थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच लोगे और यू विल गेट मैक्सी आउट ऑफ मिनिमम, यानी कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे अमंग्स द मिनिमम प्रॉफिट विच आर गोइंग टू अर्न इन द वर्स्ट कंडीशन, और कॉस्ट के बेसिस पे मिनी मैक्स, यानी कि आप मिनिमम कॉस्ट निकालोगे अमंग्स द मैक्सिमम कॉस्ट विच यू आर गोइंग टू इनकम इन द वर्स्ट कंडीशन। ये कैलकुलेशन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। सेकंड है बच्चों लैप्लेस क्राइटेरिया, थर्ड है आपका सैवेज क्राइटेरिया जिसको हम रिग्रेट अप्रोच भी बोलते हैं, और फोर्थ है आपका हर्विक्स क्राइटेरिया। तो चलो सबसे पहले हम आ रहे हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मैक्सी मैक्स, मतलब हमको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट अमंग्स द मैक्सिमम। तो कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करूं, करना क्या है पहले ये बताओ भैया, पहले ये बताओ करना क्या है। करना ये है कि ये 3 प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे, और जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करे, ये बताना है, ये बताना है, ठीक है। तो लेट्स डू द बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सी मैक्स, मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम।
इसमें क्या होता है, सिलेक्ट करो, स्टेप नंबर 1 में देखो, सिलेक्ट करो द ऑल्टरनेटिव विच गिव मैक्सिमम प्रॉफिट अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो वाला प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करो, वो वाला ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करो जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। तो वो वाला ऑल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है। तो P1 की बात करूं तो P1 में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है, A3, तो A3 को सिलेक्ट करो। P2 में मैक्सिमम प्रॉफिट A1 दे रहा है, इसको सिलेक्ट करो। और P3 में मैक्सिमम प्रॉफिट A1 दे रहा है, इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, अब ये तीनों को यहाँ लिख लो, 4, 5 और 3, ये तीनों को यहाँ पर लिख लो। ओके, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, सिलेक्ट करो द ऑल्टरनेटिव विच गिव द हाईएस्ट प्रॉफिट अमंग ऑल प्रोजेक्ट। मतलब जो आपने ये तीनों सिलेक्ट किया ना, इसमें जो हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो हाईएस्ट प्रॉफिट कौन दे रहा है, 5, तो ये कौन दे रहा था, P2 दे रहा था, तो आप P2 का A1 सिलेक्ट कर लोगे, ये आपका आंसर है। मतलब आप प्रोजेक्ट 2 का ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करोगे बिकॉज यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक, यू आर कंसिडरिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम यू आर गेटिंग। ओके, तो ये हो गई फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपकी। सेम आपको करना है कॉस्ट के लिए, बट आपको यहाँ पर मिनिमम ऑफ मिनिमम करना है। क्यों, क्योंकि यू वांट द कॉस्ट टू बी मिनिमम। तो आप सबसे पहले वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, हर प्रोजेक्ट का वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां आपको मिनिमम कॉस्ट लग रही हो। तो P1 के केस में यहाँ सबसे कम कॉस्ट लग रही है, P2 के केस में यहाँ, और P3 के केस में यहाँ। फिर ये तीनों को लिख लो। अब ये तीनों में से वो सिलेक्ट करो जहां सबसे मिनिमम कॉस्ट लग रही है, तो ये आपका P3। तो आपको P3 का ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करना है इफ यू वांट द मिनिमम कॉस्ट। P3 का ऑल्टरनेटिव 2 आपको सिलेक्ट करना है। तो समझ में आया, आपको हर प्रोजेक्ट के वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने जहां सबसे कम कॉस्ट लग रही है, और फिर वो सिलेक्शन के बाद तीनों में से जो सबसे कम कॉस्ट लग रही है वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विथ मिनिमम कॉस्ट अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विथ लोवेस्ट कॉस्ट अमंग ऑल प्रोजेक्ट। ओके, यस। फिर उसके बाद है बच्चों बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। अब यहाँ थोड़ी सी आप कंजर्वेटिव अप्रोच लोगे और आप बोलोगे कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं लेके चलूं तो ये बताओ कि हर प्रोजेक्ट में मैं मिनिमम प्रॉफिट कहाँ कमा रहा हूँ। मिनिमम मतलब मान लो मैं एकदम खराब परफॉर्मेंस किया, एकदम खराब परफॉर्मेंस, तो हर प्रोजेक्ट में मैं मिनिमम प्रॉफिट कहाँ कमा रहा हूँ ये बताओ। तो ये रहा मिनिमम, ये रहा मिनिमम, ये रहा मिनिमम। अब इसको आप तीनों को लिख लो। अब इन तीनों में जहां आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होगे वो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। इन तीनों में आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट जहां कमा रहे होगे वो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करो। रीजन क्या है, सोचो। रीजन ये है कि हम लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जहां हम हर ऑल्टरनेटिव हम इवेल्युएट करेंगे और सबसे कम प्रॉफिट कमा रहे होंगे वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम थोड़े कंजर्वेटिव हुए कि मान लो हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही, मान लो हमारी परफॉर्मेंस सबसे खराब रही, सबसे वर्स्ट रही, तो हम मिनिमम प्रॉफिट कितना कमाएंगे। हमने तीनों प्रोजेक्ट का निकाल लिया। अब हम इसमें से वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे खराब कंडीशन में भी हमको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। सबसे खराब कंडीशन में तीनों प्रोजेक्ट हमको इतना इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। अब इसमें हम सिर्फ वही वाला प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि सबसे खराब कंडीशन में भी हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो, जो कि है P1। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस मान लो कल को बहुत खराब रही तो भी हम P1 को लेने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये हुई थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, तो सिलेक्ट करो वो ऑल्टरनेटिव जो कि मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑफ सेम प्रोजेक्ट, और फिर सिलेक्ट करो वो ऑल्टरनेटिव जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा हो। और फाइनली ये बच्चों मिनी मैक्स यानी कि मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम। मतलब मान लो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कतई खराब रही, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कतई खराब परफॉर्मेंस रही, इसका मतलब हमारे सबसे ज्यादा खर्चे होंगे। परफॉर्मेंस खराब का मतलब खर्चे ज्यादा। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के वो वाले ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो जहां सबसे ज्यादा खर्चे आप कर रहे हो, यानी सबसे खराब परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, वो आप सिलेक्ट करो। और इनमें से जहां आप सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, यानी सबसे कम खर्चा लग रहा हो, वो वाला प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लो, यानी कि P3। तो ये भी एक कंजर्वेटिव अप्रोच है जहां पर आप पहले ये सोच ली कि अगर मैं सबसे खराब परफॉर्मेंस किया तो मेरी बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, तो वो कौन से होंगे, तो वो हमने निकाल लिए। और उसके बाद अब हम वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जहां खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद मेरे खर्चे सबसे कम होने चाहिए, तो वो वाला प्रोजेक्ट है P3, जहां खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद मेरे खर्चे कम होंगे। ओके, तो दैट इज P3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ये वाला 4 मेथड कंप्लीट। ये 4 मेथड आपका मिनी मैक्स क्राइटेरिया या मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है समाप्त। इसके बाद है बच्चों लैप्लेस। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। इस टॉपिक के ऊपर ना, इस पूरे टॉपिक के ऊपर इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। 2 ही अटेम्प्ट अभी हुए हैं और इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन पूछना, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बच्चों देखो, the alternatives are evaluated on the basis of the assumption that all state of nature are equally likely to occur। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले बताओ लैप्लेस की assumption क्या है। MCQ में आ सकता है। लैप्लेस की assumption है कि हर ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस बराबर है। हर ऑल्टरनेटिव के होने के चांसेस क्या है, बराबर है। ये लैप्लेस की assumption है। ठीक है, पहला
स्टेप नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, एवरेज ले लेना है सारे ऑल्टरनेटिव्स का जो कि एक प्रोजेक्ट के अवेलेबल है। स्टेप 2 में आपको वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम एवरेज प्रॉफिट या मिनिमम एवरेज कॉस्ट आ रहा हो। तो अगर प्रॉफिट के बेस पे क्वेश्चन तो मैक्सिमम एवरेज प्रॉफिट वाले को ले लेना, अगर कॉस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे ले लेना। तो जैसे मान लो प्रॉफिट की बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम लेना है इन तीनों में से, तो ये है आपका मैक्सिमम। और कॉस्ट की बात करें तो इन तीनों में आपको सबसे मिनिमम वाला लेना है। ये मैंने कैसे निकाला, ये जो मैंने क्वेश्चन एक डमी क्वेश्चन बना के रखा है उसी का निकाला। इन तीनों का एवरेज निकालो, 124 का, 503 का और 31 - 2 का, इसका एवरेज निकालो तो यही आएगा, ये तीनों आएगा, ये तीनों आएगा। इसमें जो मैक्सिमम था वो मैंने ले लिया। अब यहाँ कॉस्ट का एवरेज निकालो, इन तीनों का एवरेज निकालो, इन तीनों का एवरेज निकालो और इन तीनों का एवरेज निकालो, तो यही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने मिनिमम ले लिया। ओके, तो ये होता है लैप्रेस क्राइटेरिया, खत्म। फिर है बच्चों द सैवेज क्राइटेरिया और द रिग्रेट अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जब आप रिग्रेट करोगे तो क्या करोगे, देखते जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट अगर आए एग्जाम में तो क्या करना है। स्टेप 1, कन्वर्ट करो अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को एक लॉस मैट्रिक्स में बाय डिडक्टिंग प्रॉफिट ऑफ अ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट प्रॉफिट अंडर अ गिवन ऑल्टरनेटिव। तो बोल रहा है हर ऑल्टरनेटिव के अंदर जिस प्रोजेक्ट में हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा होगा, हर ऑल्टरनेटिव के अंदर जिस भी प्रोजेक्ट में हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा होगा उसको सिलेक्ट करो और इससे ना बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट्स को सेम ऑल्टरनेटिव के अंदर जो होंगे उससे माइनस करो। फिर से सुनो, हर ऑल्टरनेटिव के अंदर जिस भी प्रोजेक्ट में हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो यहां ना हो के यहां होता तो यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हर ऑल्टरनेटिव के अंदर पहले ये देखो इन तीनों में से हाईएस्ट प्रॉफिट किस प्रोजेक्ट को हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को हो रहा है। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट को बाकी सारे प्रोजेक्ट्स का, इसको इससे खुद से और इससे तीनों से माइनस करो और एक अलग मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो 5 - 3 हो गया 2, 5 - 5 खुद से हो गया 0 और 5 - 4 हो गया 1। ठीक है, वैसे यहाँ 8 - 6 हो गया 2, 8 - 8 हो गया 0 और 8 - 1 हो गया 7। वैसे यहाँ पर 7 - 4 हो गया 3, 7 - 7 हो गया 0 और 7 - 2 हो गया 5। तो ये आपको ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स आपको बनाना है। फिर आपको अप्लाई करना है मिनी मैक्स, दैट इज मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम रिग्रेट। मतलब अब आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है अमंग्स द मैक्सिमम। तो ये देखो इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, ये है। इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, 0 ही है। और इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, ये है। ठीक है, तो मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम निकालना है, तो ये आ गया P2। अब इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है ये समझो। सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट मैट्रिक्स होता है हम उसको एक रिग्रेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेट मैट्रिक्स, तो समझना ध्यान से। रिग्रेट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये बताओ, अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 ऑफ प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करूं, अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करूं, सुनो ध्यान से, पहले सुनो। ऑल्टरनेटिव 1 अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं तो कौन से प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट होगा। अगर मैं A1 सिलेक्ट करना चाहता हूं किसी प्रोजेक्ट का तो कौन से प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट होगा, P2 का, P2 का सबसे बेस्ट होगा। अब बताओ अगर मैं गलती से P2 ना सिलेक्ट करके P1 सिलेक्ट कर दूं, मान लो मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई डिसीजन मेकिंग में, कोई प्रॉब्लम हो गई मेरे से कोई गलती हो गई और मैं ऑल्टरनेटिव 1 ऑफ P1 सिलेक्ट कर दूंगा, तो मुझे कितना रिग्रेट होगा बताओ। भैया आपको रिग्रेट होगा कि अगर आपको ऑल्टरनेटिव 1 ही चाहिए था तो आप P2 का लेते तो आपको 5 का प्रॉफिट होता, पर क्योंकि आपने P1 सिलेक्ट किया आपको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको 2 रुपए का रिग्रेट होगा। तो आपको 2 रुपए का क्या होगा, रिग्रेट होगा। अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 P2 का सिलेक्ट करना था और P2 का ही सिलेक्ट करूं तो कितने का रिग्रेट होगा, 0 का रिग्रेट होगा। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव 1 P3 का सिलेक्ट कर लूं गलती से तो मुझे कितने का रिग्रेट होगा, 1 रुपए का। क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव 1 P2 का लेता तो 5 रुपए कमा सकता था, पर मैंने P3 का ले लिया तो 4 रुपए कमाया, तो 1 रुपए का रिग्रेट हो गया। तो इस तरीके से आप बनाते हो एक रिग्रेट मैट्रिक्स कि आपको मैक्सिमम कितना रिग्रेट होगा हर ऑल्टरनेटिव के अंदर। ये आप बनाते हो सबसे पहले कि हर ऑल्टरनेटिव के अंदर आपको मैक्सिमम कितना रिग्रेट होगा। मान लो ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करना था मेरे को और मैं P1 सिलेक्ट कर लिया गलती से, मेरे को अगर P2 मिलता तो 8 रुपए के प्रॉफिट होता, पर मैं P1 सिलेक्ट किया तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2 रुपए का रिग्रेट हुआ। वो देखो 2 रुपए का रिग्रेट लिखा है। अगर मैं 8 रुपए का 8 रुपए सिलेक्ट करूं तो 0 का रिग्रेट। अगर मैं 8 रुपए की जगह P3 सिलेक्ट कर लूं तो 1 रुपए कमाऊंगा, यानी 7 रुपए का रिग्रेट। तो वो देखो 7 रुपए का रिग्रेट। तो ऐसे करके हर ऑल्टरनेटिव के अंदर मैं निकालूंगा कि मुझे कितना रिग्रेट होगा अगर मैंने गलत डिसीजन लिया। तो क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे कितना रिग्रेट होगा अगर मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत डिसीजन लिया। तो ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद मेरे को लगाना है यहां पर तुम्हारा मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम। मतलब अब आप ये पता लगाओ कि मैक्सिमम
कितना रिग्रेट आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है, मैक्सिमम आपको कितना रिग्रेट हो सकता है, बीइंग सो कंजर्वेटिव, हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको मैक्सिमम कितना रिग्रेट हो सकता है। तो P1 में आपको मैक्सिमम रिग्रेट होगा 3 रुपए का, P2 में आपको 0 का रिग्रेट होगा और P3 में आपको मैक्सिमम रिग्रेट होगा 7 रुपए का, मैक्सिमम रिग्रेट होगा। अब ये जो मैक्सिमम रिग्रेट होने वाले हैं उसमें से आप मिनिमम सिलेक्ट कर लो, बिकॉज यू वांट टू मिनिमाइज योर रिग्रेट, बिकॉज यू वांट टू मिनिमाइज योर रिग्रेट। तो इनमें से सबसे मिनिमम रिग्रेट जहां पर होगा वो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लो, P2। ठीक है, तो देख लो आंसर P2 आया है, और अगर आप नॉर्मली भी देखते तो आप P2 ही आंसर देते क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और रिग्रेट मैट्रिक्स भी आपको P2 ही आंसर लाके दे रहा है। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब आ जाओ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है कॉस्ट मैट्रिक्स को इनटू लॉस मैट्रिक्स बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ अ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विद लोवेस्ट कॉस्ट अंडर अ गिवन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हल ऑल्टरनेटिव के अंदर सबसे कम कॉस्ट कहाँ लग रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में लग रहा है वो पता लगाना है। तो सबसे कम कॉस्ट यहाँ लग रहा है, सबसे कम कॉस्ट यहाँ, सबसे कम कॉस्ट यहाँ, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट ही बेस्ट होता है आपके लिए। जहां सबसे कम खर्चा होगा दैट इज बेस्ट फॉर यू। अब आपको रिग्रेट निकालना है कि मान लो आपको ऑल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करना था और वहां पर आपने P1 में सबसे कम खर्चा होने वाला था, पर आपने गलती से कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो गई और गलती से आपने P2 सिलेक्ट कर दिया। तो जहां आपका 3 रुपए के खर्चे में ऑल्टरनेटिव 1 पॉसिबल था, आपने 5 रुपए का खर्चा कर दिया, तो 2 रुपए का रिग्रेट हो गया। ये देखो 2 रुपए का रिग्रेट हो गया। वैसे ही अगर आप ये वाला सिलेक्ट कर लोगे इसके जगह तो 1 रुपए का रिग्रेट हो जाएगा, और ये खुद ही सिलेक्ट करोगे तो 1 भी रुपए का रिग्रेट नहीं होगा। वैसे यहाँ पर आपका 1 रुपए का खर्चा है ऑल्टरनेटिव 2 में, अगर आप प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करते हो तो, पर आप अगर गलती से प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट कर लोगे तो 5 रुपए का रिग्रेट हो जाएगा, और अगर प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट कर लोगे तो 7 रुपए का रिग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और खुद यही सिलेक्ट करोगे तो 0 का रिग्रेट। प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव 3 के लिए प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ 2 रुपए का खर्चा होगा, पर अगर आप गलती से प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट कर लोगे तो 2 रुपए का रिग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ 2 रुपए में काम हो सकता था, 4 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ प्रोजेक्ट 2 में ऑल्टरनेटिव 3 में 7 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, कहाँ 2 रुपए में काम हो सकता था, 7 रुपए खर्चा किए यानी 5 रुपए का रिग्रेट हो गया, और सेम सिलेक्ट करोगे तो 0। अब इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, अप्लाई करो मिनी मैक्स, दैट इज मिनिमम अमंग्स द मैक्सिमम रिग्रेट। तो अगेन आपको यहाँ पर भी मिनी मैक्स लगाना था और यहाँ पर भी मिनी मैक्स ही लगाना था, बिकॉज यू वॉन्ट टू मिनिमाइज योर मैक्सिमम रिग्रेट, यू वॉन्ट टू मिनिमाइज योर मैक्सिमम रिग्रेट, दैट्स वाई आपका मैक्सिमम रिग्रेट प्रोजेक्ट 1 में इतना होगा, प्रोजेक्ट 2 में इतना होगा, प्रोजेक्ट 3 में इतना होगा। इनमें से सबसे मिनिमम वाला जो रिग्रेट है वो आपको चाहिए, दैट इज P3। और अगर आप वैसे भी देखोगे तो P3 प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसके 2 ऑल्टरनेटिव सबसे कम खर्चे में हो रहे होंगे, इसके 2 ऑल्टरनेटिव सबसे कम खर्चे में हो रहे हैं, तो P3 प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है किसी भी क्राइटेरिया में। तो इसलिए आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, P3 आ रहा है। ओके, तो यू वांट टू मिनिमाइज योर मैक्सिमम रिग्रेट, तो दिस इज योर सैवेज क्राइटेरिया या फिर रिग्रेट अप्रोच। ओके, इसके बाद है बच्चों हर्विक्स क्राइटेरिया। हर्विक्स क्राइटेरिया में अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट का यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपको क्वेश्चन एक अल्फा की वैल्यू बताएगा, वो खुद ही बता देगा अल्फा की वैल्यू, उसको आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को मिनिमम प्रॉफिट से। फॉर एग्जाम्पल मान लो अल्फा आपका 0.4 है, ठीक है, तो हम P1 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट 4 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम प्रॉफिट 1, तो ये आ रहा है 2.2। ओके, फिर आएगा P2 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट 5 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट P3 अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट 3 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू -2, तो ये आ जाएगा 0। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इनमें से जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम हो रहा है वो निकालना है, तो आपका P1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट P1 में हो रहा है, तो P1 इज योर आंसर। दिस इज योर हर्विक्स क्राइटेरिया बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉस्ट की बात करें बच्चों, तो अगेन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम कॉस्ट, सॉरी मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो मिनिमम कॉस्ट निकालना है, उसके लिए आप अल्फा को मिनिमम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम प्रॉफिट। अगर आपको मिनिमम कॉस्ट निकालना है तो अल्फा इंटू मिनिमम कॉस्ट 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट। ओके, तो देखो अल्फा 0.4 है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो 0.4 इंटू मिनिमम कॉस्ट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट, 0.4 इंटू मिनिमम कॉस्ट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट, फिर 0.4 इंटू मिनिमम कॉस्ट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से भी आपको क्या चाहिए है, जो आपकी कॉस्ट सबसे कम लग रही हो 2.8, इसमें से भी जो आपकी सबसे कम कॉस्ट लग रही हो दैट यू वांट, P3 इज योर आंसर। तो दिस इज योर हर्विक्स क्राइटेरिया। ओके, तो हर्विक्स क्राइटेरिया में आपको निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट
एक प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो, प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम प्रॉफिट। अगर कॉस्ट के बेसिस पे निकालना हो तो अल्फा इंटू मिनिमम कॉस्ट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मैक्सिमम कॉस्ट। ओके, और इसमें जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो सिलेक्ट करोगे, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो सिलेक्ट करोगे। तो दैट इज योर हर्विक्स क्राइटेरिया। फाइनली बच्चों एक डिसीजन ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, जहां पर आपको ना अलग अलग चीजें दी रहती है कि अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे तो इतना प्रोबेबिलिटी इसकी इतनी है, इतना कॉस्ट लगेगा, ये एक्सेप्ट करोगे तो इतनी प्रोबेबिलिटी, इतना कॉस्ट लगेगा। तो ऐसे पूरा डेटा दिया रहता है और उस बेसिस पे आपको एक डिसीजन ट्री बनानी होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये होता है आपका सैलरी। एटलीस्ट आपकी, अगर आप चाह रहे हो कि शुड आई एक्सेप्ट अ न्यू जॉब ऑफर, मतलब क्या मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में जाऊं, तो देखो जैसे मान लो आपको सैलरी जो है एटलीस्ट $50,000 की होनी चाहिए, ये आपकी पहली क्राइटेरिया है। तो अगर ये नहीं है तो आप तो बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आपको इतनी सैलरी तो चाहिए। पर अगर ये है तो आप आगे बढ़ोगे। फिर आप सोचोगे कि क्या मैं कम्यूट कर लूंगा फॉर मोर देन 1 आवर, अगर हाँ तो मुझे डिक्लाइन करना है, क्योंकि मैं कम्यूट नहीं करना चाहता 1 घंटे से ज्यादा। पर अगर नहीं तो फिर मैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करूंगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या, मुझे फ्री में कॉफी मिलेगी, अगर नहीं तो मैं ऑफर डिक्लाइन कर दूंगा, पर अगर हाँ तो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस प्रकार से आपको एक डिसीजन ट्री बनानी होती है बेस्ड ऑन अलग अलग क्राइटेरिया। ये होता है आपका रूट नोट, जहां से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। फिर उसका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है वो होता है डिसीजन नोट, और फिर उसके बाद के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उसको हम बोलते हैं लीफ नोट्स। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि जहां से आपका ये डिसीजन स्टार्ट हो रहा है वो होता है रूट, रूट से पेड़ बनना चालू होता है। फिर उसके बाद आता है उसके स्टेम्स, तो स्टेम्स को हम बोलते हैं डिसीजन नोट्स, और फिर आती है उसकी पत्तियां, उसको हम बोलते हैं लीफ नोट्स। ओके, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, वो मैं आपको अभी करवाऊंगा। ओके, चलो। देखो डिसीजन ट्री के ऊपर ये वाला क्वेश्चन देखो। मिस्टर कंच, अ बिजनेसमैन, हैज टू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट ए और बी अवेलेबल टू हिम, बट ही लैक्स द कैपिटल टू अंडरटेक बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। बोल रहा है कि एक पर्सन है, उनके पास दो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ए और बी, पर उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ही कैन चूज टू टेक ए फर्स्ट एंड देन स्टॉप, और इफ ए इज सक्सेसफुल देन टेक बी, और वाइस वर्सा। तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो पहले ए को ले सकते हैं और फिर रुक सकते हैं। हो गया, ए ले लिए, बस बात खत्म। और उनके पास फर्दर ऑप्शन है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो उनको पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से वो बी को भी ले सकते हैं। वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब वो चाहे तो पहले बी को ले ले और रुक जाए, छोड़ दे। पर अगर बी को लिया और उसके बाद सक्सेसफुल भी हो गए तो वो ए को खरीद सकते हैं उस पैसे से, उनके पास ऐसा ऑप्शन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए इज 0.7 वाइल बी इज 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बच्चों 0.7 ए की और 0.4 बी की। ठीक है, तो अब इसको टोटल मत करने लग जाना, ये बेसिकली 0.7 ए के सक्सेस और 0.3 ए के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, 0.4 बी के सक्सेस और 0.6 बी के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ इस प्रकार से मामला बन रहा है। ओके, बोथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एन इनिशियल कैपिटल आउटले ऑफ 2,000 रुपए, यानी दोनों भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे तो 2,000 का आपका इनिशियल कैपिटल लग जाएगा, और बोथ रिटर्न नथिंग इफ वेंचर इज अनसक्सेसफुल, और दोनों जीरो पे आ जाएंगे अगर अनसक्सेसफुल रहा तो। सक्सेसफुल कंप्लीशन ए का जो रहा उसमें आपको 3,000 रुपए मिल जाएगी ओवर कॉस्ट, और सक्सेसफुल कंप्लीशन अगर बी का रहा तो आपको 5,000 मिल जाएगी ओवर कॉस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है मिस्टर कंच की प्रॉब्लम को एज अ डिसीजन ट्री, और सजेस्ट करना है मिस्टर कंच को एज टू विच इन्वेस्टमेंट शुड ही चूज, तो इसमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट उनको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये रही आपकी डिसीजन थ्री, सजेशन आंसर की है ऑब्वियसली। तो देखो ये मिस्टर कंच है, सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट ही ना करे तो जीरो, बात खत्म, बात खत्म। वो ना ए सिलेक्ट करे ना वो बी सिलेक्ट करे तो बात ही खत्म हो गई। अब पहले आते हैं बच्चों ए में, तो अगर वो ए को एक्सेप्ट करते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं, जिसकी चांसेस है 0.3, क्योंकि 0.7 सक्सेस के चांस है, मतलब 0.3 फेलियर का चांस है, तब तो कहानी खत्म। कहानी कैसे खत्म, देखो 2,000 रुपए उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, 0.3 चांसेस है फेलियर की, तो मान लो -600 उनका लॉस हो गया, क्योंकि 0.3 चांसेस है ना फेलियर के, चांसेस 0.3 है बस। तो 2,000 इंटू 0.3 -600, सॉरी हाँ हाँ सही, 2,000 इंटू 0.3 तो -600 उनका ये वाला चांस हो गया फेलियर का। ए के केस में 0.7 सक्सेस के चांस है और 0.3 फेलियर के चांस है, तो 2,000 का इन्वेस्टमेंट किए, उसके फेल होने के चांसेस है 0.3, यानी कि -600 के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, अब मान लो सक्सेस हो गया, उसके चांसेस है 0.7। अब सक्सेस होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर थम जाओ, यहाँ पर थम जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। तो इधर यू विल स्टॉप, तो यू विल गेट जीरो, यू विल गेट जीरो, क्योंकि आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट तो की नहीं, तो यू विल गेट जीरो। ठीक है, बट इफ यू एक्सेप्ट बी, इफ यू एक्सेप्ट बी,
ठीक है, यहाँ पर आप पहले तो समझो, यहाँ पर आप सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ पर आपको एक आउटफ्लो मिल गया, एक आउटफ्लो मिल गया, तो एक आपको जो भी आउटफ्लो मिल गया आप उसको रखो चुपचाप और घर जाओ। ठीक है, पर अगर आप आगे बढ़ते, अगर आप स्टॉप कर जाओगे तो बी से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ रुक जाओगे आपको बी से कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आप आगे बढ़ के बी को एक्सेप्ट करोगे तो अगेन बी के सक्सेस के चांसेस है 0.4 और बी के फेलियर के चांसेस है 0.6। अगर बी सक्सेसफुल हो गया तो बी से आपको मिलेगी 5,000 की इनकम, पर इसके चांसेस है 0.4, बी के सक्सेस के चांसेस है 0.4, तो 5,000 इंटू 0.4, एवरेज की बात करें तो 2,000 मिलने के चांसेस है एवरेज, एवरेज क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 2,000 मिलने के चांसेस है एवरेज, क्योंकि 5,000 आपको मिलेगा पर उसके होने के चांसेस है 0.4, तो इसको आप 2,000 के बराबर ही मानो। इट वॉज समथिंग लाइक WIP कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो ना, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, पर अगर आप फेल कर गए तो जो आप 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर दोगे बी में, कैसे करोगे, यहाँ जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे, यहाँ आपने सक्सेस के कारण प्रॉफिट कमाया ना, ए का जो सक्सेस हुआ यहाँ पर, ए के हर सक्सेस में आपको कितना रुपए मिलना था, कितना रुपए मिलना था, 3,000 रुपए मिलना था, तो 3,000 इंटू 0.7, 2,100 जो आपको यहाँ पर मिला, उसी से आपने जो इन्वेस्टमेंट की 2,000 की बी में, क्योंकि ए और बी दोनों में 2,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप फेल हो गए जिसके चांसेस है 0.6, तो आपका -1,200 का लॉस होगा, एवरेज, एवरेज लॉस -1,200। तो ये ए की पूरी कहानी खत्म। अब अगर बी में आ गए बच्चों, अब बी में आ गए आप, अगर आप फेल हो गए तब तो कहानी खत्म, 2,000 0.6 आपके फेलियर की प्रोबेबिलिटी है बी की, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, तो एवरेज आपका 1,200 का लॉस हो जाएगा। पर अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको जो बी का रिटर्न है 5,000, इसका 0.4 मिल जाएगा, यानी 2,000 आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 5,000 का 0.4 जो आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, यहाँ आपको 2,000 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा था, 3,000 इंटू 0.7, यहाँ आपको 2,100 मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो आपको 2,000 रुपये मिला है, तो चलो एक काम करते हैं, इस 2,000 को अपने पास ही रख लेते हैं, काम खत्म। इफ यू आर गोइंग टू स्टॉप यू विल गेट जीरो फ्रॉम ए, यू विल गेट जीरो फ्रॉम ए की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। पर अगर आप सोचो नहीं यार चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ए को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ए को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर ए फेल कर गया तो ये जो आपने 2,000 इन्वेस्ट किया उस पर 0.3 का आपका लॉस होने के चांसेस है, अगर ए फेल कर गया तो। पर अगर ए सक्सेसफुल हो गया तो ए से आपको 3,000 की इनकम होती है, तो 3,000 का 0.7 होने की चांसेस है, यानी कि 2,100 आपकी एवरेज इनकम के यहाँ पर चांसेस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बनाओगे डिसीजन 3, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू एक्सेप्ट ए फर्स्ट एंड देन टू एक्सेप्ट बी इफ ए सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि पहले आप ए एक्सेप्ट करो और अगर ए सक्सेसफुल हो जाए तो बी एक्सेप्ट करो, तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, ओके भैया, चलो डन, तो आप नोट कर लो। अब बच्चे मेरे से ये भी पूछेंगे भैया ये तीनों का टोटल आ रहा है 2,100 माइनस 1,800, 300 पॉजिटिव, और यहाँ 2,000 मिला तो 2,000 पॉजिटिव, तो टोटल हो गया 2,300 पॉजिटिव। ठीक है भैया, ये तीनों का टोटल आ रहा है 2,000 माइनस 1,800, 200 प्लस 2,100 यहाँ पर मिला। ठीक है, तो ये हो गया 2,300 भैया। तो दोनों में तो भैया 2,300 की इनकम हो रही है, तो आप ऐसा क्यों डिसीजन बनाए कि पहले ए एक्सेप्ट करो फिर बी एक्सेप्ट करो। तो पहले ये बताओ, पहला आउटफ्लो जो है ग्रेटर देन यहाँ पर हो रहा है और उसकी होने की चांसेस भी ज्यादा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ए को आपको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले आपका आउटफ्लो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, पहले ही मिल जा रहा है आपको, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैक्टर आ जाएगा, और दूसरा इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए आपको उस हिसाब से सोचना है हर क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो सिट सॉरी लिमिटेड एक फूड प्रोडक्ट कंपनी है जो कि कंटेम्पलेट कर रही है इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी न्यू प्रोडक्ट विद अ न्यू पैकिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एट अ मच हायर प्राइस, or a moderate change in the composition of the existing product with a new packing at a small price, or a small change in the price. The possible state of nature or event are high increase in the sales, no change in the sales, a decrease in the sales. Marketing department of the company worked out to pay off in terms of years net profit for each of the strategy of the event expected sales. This is represented in following. तो वही कंपनी प्लान कर रही है कि हमें एक नया प्रोडक्ट लेके आए क्या जो कि नई पैकिंग के साथ आए, या फिर पुराने प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक मॉडरेट चेंज करे प्राइस में, या फिर बिल्कुल कुछ भी चेंज ना करे, बस थोड़ा बहुत कंपोजिशन चेंज करके प्राइस में इफेक्ट कर ले। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है उनके पास अलग अलग, एकदम नया प्रोडक्ट चिपका दे, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कर दे, या फिर एकदम थोड़ा बहुत चेंज कर दे, या फिर बिल्कुल चेंज ना करे। तो उनके पास 3 ऑप्शन है, हर ऑप्शन में अलग अलग सेल्स का रिस्पॉन्स आने की संभावना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं इन लोग। तो उस सिचुएशन में सीधी सीधी बात है कि कंपनी ने बनाया एक पे ऑफ टेबल,
जहां पर उन्होंने ये बताया कि अगर स्टेट ऑफ नेचर N1, N2 और N3 होगा और स्ट्रैटेजीज S1, S2 और S3 होगी तो अलग अलग सिचुएशन में हम कितना कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो पे ऑफ टेबल कंपनी ने यहां पर बना दिया। तो ये पे ऑफ टेबल ही देखो, सीधा कंपनी ने पे ऑफ टेबल बनाया, प्रॉफिट का बनाया है। ये भी ध्यान में रखना, किसका बनाया है, प्रॉफिट का बनाया है, बस ये ध्यान में रखना क्योंकि फिर कैलकुलेशन प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेवलप करना है कोर्स ऑफ एक्शन फॉर सिट्सरी लिमिटेड बेस्ड ऑन मैक्सिमिन, मैक्सीमैक्स, लैप्लेस और हर्विक्स क्राइटेरिया, जिसमें 0.4 का अल्फा है क्योंकि ये बिना अल्फा के सॉल्व नहीं होता। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है मैक्सिमिन। ओके, मैक्सिमिन, तो देखो फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट करो मिनिमम फ्रॉम ऑल द स्ट्रैटेजीज। तो सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिनिमम मिनिमम सिलेक्ट करना है। तो ये रहा मिनिमम, ये रहा मिनिमम, ये रहा मिनिमम। अब इन सब मिनिमम्स में से मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, मैक्सिमिन, मैक्सिमम अमंग्स द मिनिमम। तो इन सारे मिनिमम्स में से मैक्सिमम, यानी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस भी रही तो इतना इतना प्रॉफिट कमाएंगे। अब इन खराब परफॉर्मेंस में से सबसे बेस्ट रिजल्ट किसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, तो S3 करते हैं। खराब परफॉर्मेंस भी हुई तो भी 2 लाख तो कमा ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका मैक्सीमैक्स, यानी कि मैक्सिमम अमंग्स द मैक्सिमम। तो सबके मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट सिलेक्ट करो, यहां पर 2 बार आया है तो ठीक है, बस एक ही बार लेना है। सबके मैक्सिमम लो और उसका भी मैक्सिमम ले लो। तो अगर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हुई और उसमें से सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना है तो वो है S1। सबकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना है, वो S1 का N1, तो S1 इज सिलेक्टेड। ओके, फिर आपका लैप्लेस, लैप्लेस बोलता है एवरेज ले लो। तो ये तीनों का एवरेज ले लो, ये आ रहा है, ये तीनों का एवरेज ये आ रहा है, ये तीनों का एवरेज ये आ रहा है, सबसे बेस्ट वाला सिलेक्ट कर लो क्योंकि प्रॉफिट है। सबसे मिनिमम सिलेक्ट करते अगर कॉस्ट होता तो। ठीक है, और फाइनली आपका आ जाएगा हर्विक्स, जिसमें अल्फा है 0.4। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस अल्फा से मिनिमम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो। सेम यहाँ मैक्सिमम को अल्फा से और 1 माइनस अल्फा को मिनिमम से, यहाँ पर 3 लाख को अल्फा से और 1 माइनस अल्फा को मिनिमम प्रॉफिट से। एक सेकेंड, 0.6 इंटू 2 लाख हो गया। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 3 लाख प्लस 0.6 इंटू 2 लाख। 3 लाख ही आ रहा है वैसे तो। ठीक है, 4 3 12, 6 2 12, 3 लाख नहीं आना चाहिए यार। 3 लाख इंटू 0.4, 1,20,000, 0.6 इंटू 2 लाख, तो ये आ रहा है 2,40,000। वही 3 लाख नहीं आना चाहिए, 2,40,000। ओके, मेमोरी क्लियर करने वाला इशू तुम लोग को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे फेस भी करते होंगे, पर भूलना मत, मेमोरी क्लियर करना है आपको। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम प्रॉफिट। तो उससे हमने निकाला, ये आया मैक्सिमम प्रॉफिट 3,70,000, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका इन द जून 23 सिलेबस 22 अटेम्प्ट। ओके, ओके भैया, चलो लास्ट क्वेश्चन आपका जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, चलो इसको नोट कर लो फटाक से, फिर लास्ट क्वेश्चन। ओके डन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला मैंने आपको एक क्लास में भी कराया था क्योंकि मॉड्यूल में भी है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, सेम क्वेश्चन नहीं है, और ये आपके एग्जाम में भी अब आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल में भी है और मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको करने ही है, एबीसी कॉस्टिंग के भी और इसके भी, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बिना किसी किसके डिस्काउंट के। ओके, तो देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ मेसर्स दास एंड कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। समहाउ पे ऑफ टेबल टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। देखो, यूनिट सोल्ड है 2 लाख की, सेलिंग प्राइस 10 रुपए और पर्टिकुलर्स में वेरिएबल कॉस्ट आपको तीनों की बता के रखी है, वर्क्स ओवरहेड्स 4 रुपए, एडमिन 1 और 0.5 आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों की फिक्स कॉस्ट भी यहाँ पर दी हुई है। ओके, इनकम टैक्स का रेट है बच्चों 31.2%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के। द फर्म प्रिडिक्ट वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड एट डिफरेंट सेल्स लेवल एस अंडर। तो आपका वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड 5.5 होगा अगर आप 1,80,000 यूनिट बेचोगे, और डेफिनेटली जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाओगे तो ये कम होता चला जाएगा, बल्क डिस्काउंट मिलेगा आपको। सेल्स टीम ने बच्चों फोरकास्ट किया है कि इतने यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, इतने यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इतने यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। जबकि वर्क्स मैनेजर ने यह भी कहा कि इस सिचुएशन में आपका जो वो होगा वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड जो है वो 5.5 पर यूनिट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.2 की है, यहाँ पर 0.6 की है अगर वो 4 रुपए हो जाएगा, और 3.5 है अगर होने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो वर्क मैनेजर ने यहाँ पर आपको
इन वेरिएबल ओवरहेड्स की प्रोबेबिलिटी बताई है कि 5.5 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.2 है, 4 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है और 3.5 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। इस बेसिस पे आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक बजट बनाना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ निकालनी है। देखो ये मैंने क्लास में भी सॉल्व कराया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो वहीं से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पिक कर लिया। देखो 1,80,000 यूनिट्स बेचने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 बच्चों, 0.3, 0.5 और 0.2। ये देखो 2 लाख की 0.5, 2,40,000 की 0.2। सेलिंग प्राइस लिख दो थ्रू आउट 10 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क्स ओवरहेड्स आपको बताया गया है कि जब 1,80,000 यूनिट बेचोगे तो 5.5 होगा, 2 लाख बेचोगे तब 4 रुपए होगा और 2,40,000 बेचोगे तब 3.5 होगा। तो ये देखो 1,80,000 बेचोगे तो 5.5 4 3.5 5.5 4 3.5 5.5 4 3.5। तुम बोलोगे भैया, मैंने कहा यस भैया 1,80,000 में 5.5 लिखो ना हर केस में। मैंने बोला गलत, ये आपको बताया गया। उसके बाद वर्क मैनेजर ने भी तो कुछ बोला। वर्क मैनेजर ने बोला कि हम आपको बता रहे हैं वर्क्स ओवरहेड्स की प्रोबेबिलिटी होने की ये है, हर लेवल पे हो सकता है कि 5.5 1,80,000 यूनिट्स पे हो पर उसकी चांसेस सिर्फ 0.2 है। हो सकता है 1,80,000 पे 4 भी हो, उसके चांसेस 0.6 है और 3.5 हो, उसके चांसेस 0.2 है। मतलब सीधा वर्क मैनेजर ने बोला कि इनमें से कोई भी वर्क ओवरहेड्स आपका हो सकता है पर उसकी प्रोबेबिलिटी साथ में बता दी गई है। तो आपको हर लेवल पे तीनों वर्क्स ओवरहेड्स लेने हैं, हर लेवल पे तीनों वर्क्स ओवरहेड्स लेने हैं और फिर लास्ट में हम उनकी प्रोबेबिलिटी भी लेने वाले हैं। ठीक है, कि इसके होने के चांसेस 0.2 है, इसके होने के चांसेस 0.6 है, इसके होने के चांसेस 0.2 है। तो ये यहाँ पर गलती होने के बड़े स्कोप हैं कि बच्चे सीधा 1,80,000 यूनिट पे तीनों में 5.5 लिख देंगे, 2 लाख पे तीनों में 4 लिख देंगे और 2,40,000 में तीनों में 3.5 लिख देंगे। गलत है। शुरू में क्वेश्चन ने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया कि इतने यूनिट्स बेचोगे तो 5.5 का खर्चा होगा, इतने यूनिट्स बेचोगे तो 4 का खर्चा होगा, इतने यूनिट्स बेचोगे तो 3.5 का खर्चा होगा। बट बाद में क्वेश्चन ने करेक्शन करते हुए बोला कि वर्क मैनेजर बोल रहा है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी बता देते हैं हम, वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हर अलग अलग केस में हम उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो उन्होंने बता दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी बता दी। तो 1,80,000 यूनिट पे आपको 3 केसेस लेके चलने हैं और तीनों में अलग अलग वर्क्स ओवरहेड्स लेना है। 2 लाख पे भी आपको 3 केसेस लेके चलने हैं, तीनों में अलग अलग ओवरहेड, और 2,40,000 में भी आपको 3 केसेस लेके चलने हैं, तीनों में अलग अलग वर्क्स ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड बच्चों सेम है 1 रुपए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है 0.5। तो इसको आप इससे माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको मिल जाएगा। फिर आप नंबर ऑफ यूनिट से कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां आपको हर केस में टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर आपके फिक्स कॉस्ट सारे सेम ही है, देख लो 2,50,000 1,30,000। तो 2,50,000 1,30,000 हर केस से आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो ये मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट दिस इज नॉट द आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये इतने यूनिट्स होंगे बच्चों, इतने यूनिट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 0.3, इतने यूनिट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इतने यूनिट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। जबकि इतना वर्क्स ओवरहेड्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, इतना वर्क्स ओवरहेड्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 और इतना वर्क्स ओवरहेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। हर केस में वही सेम कहानी है। तो अब आपको निकालनी है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब सुनो ध्यान से कि अगर मैं 1,80,000 यूनिट बेचता हूं और मेरा वर्क्स ओवरहेड उस केस में 5.5 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1,80,000 यूनिट बेचने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और इस केस में अगर मेरा वर्क्स ओवरहेड 5.5 हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो मेरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनी 0.3 इंटू 0.2 0.06। केस 2, अगर मैं 1,80,000 यूनिट बेचता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3 और इस केस में अगर मेरा वर्क्स ओवरहेड 4 होता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो गई 0.18, 0.3 इंटू 0.6। अगर मैं 1,80,000 यूनिट बेचता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। इस केस में अगर मेरा वर्क्स ओवरहेड्स हुआ 3.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो ये हो गया 0.3 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.06, 0.06। ऐसे ही आपको 0.5 इंटू 0.2, 0.5 इंटू 0.6, 0.5 इंटू 0.2 करके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर भी आपको निकालना है 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.6 और 0.2 इंटू 0.4 करके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। और फाइनली जो आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई है इसको आपको सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करना है मल्टीप्लाई। तो 1,10,080 को आपको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोबेबिलिटी। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्रॉफिट आता जाएगा प्रोबेबिलिटी कंसिडर करने के बाद कि कौन सा प्रॉफिट कमाने की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस बेसिस पे ये आपका प्रॉफिट आएगा। इन सब का टोटल लगा लो तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर से प्रॉफिट लिखा है इसका टोटल लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन जिसमें अमाउंट अलग है वो मॉड्यूल में भी है और एग्जाम में भी आ चुका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। डिसीजन ट्री भी इंपॉर्टेंट हो गया और आपके सारे अप्रोचेस मैक्सी मिनी मिनिमैक्स लैपलेस हर्विक्स और रिग्रेट क्राइटेरिया, ठीक है, ये सब सैवेज क्राइटेरिया सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक आ चुके एग्जाम में। इस चैप्टर के हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में अब आ चुका है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया आपका। ओके, और इतना ईजी है ये वाला, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 1,80,000 में हर केस में वर्क्स ओवरहेड्स को 5.5 मत ले लेना, गलती से भी मत ले लेना, क्योंकि बाद में प्रोबेबिलिटी बता दी गई ना कि हर केस में 5.5 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 4 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और 3.5 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो उस बेसिस पर आपको लेना है। लास्ट में आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेना है और जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसको आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप नॉर्मली निकालोगे और फिर आपको 1,80,000 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी दी है 0.3 है और वर्क्स ओवरहेड्स की 5.5 होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी अगर साथ में कंसीडर हो जाए तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है उसको आपको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन करो कॉपी में अच्छे से, ठीक है। और इसी के साथ आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों हो चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पूरे सिंसियरली पिछले 12 अटेम्प्ट के हर क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए हैं। और आई थिंक दिस इज द मोमेंट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर बोथ ऑफ अस, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, कि हमने पूरे डेडिकेशन से ये 80 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस किए हैं, सॉल्व किए हैं और अब हम रेडी हैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम को फेस करने के लिए, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ वी हैव द आइडिया कि हाउ द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम इफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू रिपीट वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम देयर। ओके, तो इस प्रकार से हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा 100% पिछले 12 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन विद एमसीक्यूज आल्सो डन। Okay, बच्चा पार्टी, दिस इज द लास्ट चैप्टर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन है इसके भी और एमए के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन थ्योरी में आए हैं, उसकी भी मैंने शीट आपको प्रोवाइड कर दी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वो अच्छे से करोगे। तो फ्रॉम दैट साइड हमारा थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट है बच्चों। तो दिस 2 चैप्टर ऑल्सो डन एंड थ्योरी पार्ट इज ऑल्सो डन, क्योंकि मैंने आपको इसके प्रॉपर नोट्स दे दिए विद PYQs। तो वो आप कर लोगे तो ये आपका काम हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाइंड अप फ्रॉम आवर साइड। ओके बच्चा पार्टी, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।